गुड इवनिंग एवरीवन। ये जो प्लेटफॉर्म है उसे हम वाव वेडनेसडे कहते हैं। आप सभी का स्वागत है वाव वेडनेसडे में। जो दर्शक हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं उनको हम बहुत भावपूर्वक स्वागत करते हैं। और इसके पार्टनर्स है गुजरात फोटो सप्लायर प्राइवेट लिमिटेड, फूजी फिल्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मैं खुद डॉक्टर हितेश पटेल। तो ये प्लेटफॉर्म पे हम फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को प्रमोट करते हैं। हर वेडनेसडे को अलग अलग जॉनरा का यहाँ एक वेबिनार होता है जो करीबन 1.5 से 2 घंटे का होता है। और हम चाहते हैं कि जो व्यूअर्स है उनको कुछ नया सीखने को मिले और जो स्पीकर है उनको एक नया एक्सपोजर मिले, एक नए मतलब ज्यादा फैन मिले। और अगर वो कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसमें भी उनका हमारा व्यूअर्स का साथ मिले। अब हम एक छोटा सा इंट्रो देंगे हीरक जी का और ये वेबिनार शुरू करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है एस्ट्रो लैंडस्केप और लैंडस्केप ऑफ हिमालयाज। तो हीरक भट्टाचार्य जी से इसके बारे में हम सुनेंगे। So this is a brief info about Mr. Hirak Bhattacharya. He is from West Bengal. He is a doctorate in geology. Currently, he is looking forward to switching his career from professional miner to photo artist. In 2020, he was awarded AFIP distinction from FIP. In 2020, he was finalist to Nature's Best Asia Photography Competition. He's a features artist on many digital platform and magazine. Venus Laova, Indonesia also feature his work on their Instagram pages. Famous astrophotography platform like Night Scarpet, New Milky Way also features his work on their pages and website. Travel, landscape and astro landscape are his main interest. तो ये इनके बारे में एक छोटी सी जानकारी थी। हीरक जी, आप अपने बारे में बहुत कुछ बताएंगे वेबिनार के दौरान ऐसी। और यहाँ मैं छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि हम वेबिनार के दौरान किसी को भी अनम्यूट नहीं करते हैं, तो कृपया अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट मत डालिए या हैंड रेज मत कीजिए। जो भी कोई आपके सवाल है, कमेंट्स है, कॉम्प्लीमेंट्स है, सारे आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम सारे को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, तो कृपया आप अपने जो मैसेजेस है, क्वेश्चंस है, वो सारे चैट बॉक्स में ही लिखें। तो उसी के साथ मैं आप सभी का वापस एक बार स्वागत करता हूं और आज का वेबिनार शुरू करते हैं। हीरक जी, ओवर टू यू। Okay, thank you, Hitesh ji, first of all for inviting me in this platform. It is my great honor to be here and share my work and my experience. So basically, as Dr. Saab said, कि मैं basically geology का student था और since my childhood मैं काफ़ी सारा travel किया हिमालयाज़ में, but मैं photography start किया 2018 में। In serious note, I bought my first camera in 2018 1st January. तो अभी मैं क्या हुआ, मैं लास्ट 15-16 साल विदेश में था। फिर 2020 में ड्यूरिंग दिस कोविड लॉकडाउन पीरियड मेरा काफ़ी तबीयत ख़राब हो गया था विदेश में, तो मैं वापस आ गया था। फिर उसके बाद मैं सिंस देन आई एम हियर ओनली एंड आई क्विट माई जॉब इन December 2020. Now I am thinking seriously about to switching to photography. तो ये आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये मेरा जो रिसेंटली मैं 3-4 ट्रिप किया एक्चुअली हिमालय में, वेस्टर्न हिमालय एज वेल एज ईस्टर्न हिमालय पे, तो मैं उसका ऊपर मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस है, मेरा इमेजेस के बारे में। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ डॉक्टर साहब। हाँ जी, जरूर कीजिए प्लीज। ओके, तो कल वर्ल्ड फोटोग्राफिक डे है और इसकी पूर्व संध्या पे मैं आप सभी को अभिवादन करता हूं कि ऑल ऑफ यू हैव हैप्पी वर्ल्ड फोटोग्राफिक डे। और आप बहुत सारे क्लिक करेंगे, बहुत आने वाले साल में नया नया सीखेंगे और नई ऊंचाइयां सर करेंगे। तो ये मेरी तरफ से आपको
एक ये है। थैंक यू। ये जैसे मैं ये कर रहा था कि मैं एक्चुअली हिमालय में लास्ट 3-4 महीने में मैं सिंस एक्चुअली दिसंबर से मैं 4 ट्रिप किया बेसिकली हिमालय में। तो उसमें से स्पीति मेरा लास्ट ट्रिप था और सबसे मेमोरेबल था। इसके पहले मैं स्पीति के पहले कश्मीर गया, उसके पहले मैं सिक्किम में गया, फिर उसके पहले मैं सांदाकाफू जो है ईस्टर्न हिमालय में दार्जिलिंग से जाना पड़ता है, वो सिंगालीला नेशनल पार्क बोलता है उसको। तो ये 4 ट्रिप किया। तो मैं आज आपको कश्मीर छोड़ के बाकी तीनों ट्रिप के बारे में बोल रहा हूँ। और लेट्स बिगिन विद द स्पीति वैली। तो फर्स्ट इमेज है ये स्पीति वैली का एक पैनोरामिक व्यू है। ये एक्चुअली आप स्पीति वैली दोनों तरफ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब स्पीति वैली बेसिकली इज पार्ट ऑफ लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, और इसको आप दोनों तरफ से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे शिमला के तरफ से आप एक्सेस करते सकते हैं, नहीं तो मनाली के तरफ से। तो ये व्यू जो पॉइंट, ये जो पर्टिकुलर व्यू पॉइंट है, ये आप जब मनाली की तरफ से आ रहे हैं तो वहाँ से मिलता है। लोसर एक करके गांव है उसके पास में। और ये इमेज मैं बेसिकली पैनोरामा किया, 4 शॉट को मैं जोड़ा था। ये 24 मिलीमीटर लेंस से लिया था। मेरा सोनी कैमरा है, बेसिकली मेरे पास 2 सोनी कैमरा है। सोनी A7R3 है और सोनी A7 III है। तो सोनी A7 मैं डे टाइम के लिए मैं मोस्टली A7R3 को 24-70 जो GM लेंस है सोनी का, उसको मैं अटैच करता हूँ। और A7 III को मैं 100-400 सिग्मा जो 8 सिग्मा कॉन्टेम्पोरेरी लेंस है वो मैं अटैच करता हूँ। और कभी अगर ज़रूरत होता है कि मेरे को बहुत वाइड एंगल लेंस लेना, शॉट लेना पड़ेगा, तो उस टाइम पे मेरे पास सिग्मा का जो 14-24 8 सीरीज़ का लेंस है वो भी है। तो मैं उसको कभी कभी साइड में चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो 24-70 से मैं उसको पैनो कर लेता हूँ। तो जैसे ये वाला पैनो है, ये बेसिकली 4 इमेज मैं हॉरिजेंटल इमेज को जोड़ा था 24 mm में इसको लिया f11 में। और शटर स्पीड कुछ था 100/200 250 और 100/320, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है। तो बेसिकली ये मैं ये शॉट से मैं स्पीति वैली को डिफाइन करता हूँ, क्योंकि ये एक स्पीति वैली क्या है, इंडिया में 2 एरिया है, लद्दाख और स्पीति, जो कि बोला जाता है कि माउंटेन डेजर्ट। ये लैंडस्केप से वो सच में पता लगता है कि ये माउंटेन लैंडस्केप, इसको माउंटेन डेजर्ट क्यों बोला जाता है। बट मैं ये ट्रिप जो मैं 2021 वाला जो ट्रिप किया था, वो बेसिकली मैं शिमला के तरफ से आया था। तो मैं शिमला के तरफ से जब आ रहा था, तो सबसे पहले मेरे को स्पीति वैली पहुंचने के बाद मेरे को का जो विलेज है वो का विलेज मिला। फिर का से मैं नाको गया, ऐसे करके मैं ट्रेवल किया था उस तरफ से। और दिस इज़ द लैंडस्केप ऑफ पर्टिकुलरली आफ्टर क्रॉसिंग द क्रा, ये मेरे को लैंडस्केप दिखा था। और क्योंकि ये भी एक पैनोरामा मैं लिया था, वो सेम 24-70 mm लेंस से लिया था, 24 mm में लिया था। ये इसमें भी 4 इमेज है टोटल। इसका ये पर्टिकुलर इमेज को मैं मेरे को क्यों अच्छा लगता है कि एक तो इसमें मेरे को बहुत एक्सेप्शनल लीडिंग लाइन मिलता है, मेरे को बहुत डिफाइंड मेरे को फोरग्राउंड मिड ग्राउंड बैकग्राउंड मिलता है। और साथ में क्या है, ये जो रिवर स्पीति रिवर है, मेरे को एक एरियल व्यू आता है स्पीति रिवर का। साथ में ह्यूमन एग्जिस्टेंस का जो प्रूफ है, जो रोड है वो बढ़िया दिखता है। और पर्टिकुलरली ये जो बैकग्राउंड में जो स्नो कैप्ड पीक है, ये एक्चुअली रियोपुरगिल है, जो कि लाहौल स्पीति का सबसे हाईएस्ट पीक है, वो दिखता है। तो बेसिकली ये इसीलिए मैं इसको लिया था कि इसमें काफ़ी सारा स्टोरी लाइन है, काफ़ी सारा मोमेंट है, काफ़ी सारा ये है सिग्निफिकेंस है। तो ये मैं नाको के पहले लिया था, क्या से नाको के बीच में। फिर नाको में जब गया, मैं नाको में पहुँचते पहुँचते सनसेट के टाइम आ गया था। तो फिर मैं नाको से थोड़ा आगे आया था, फिर नीचे की तरफ आया था। फिर वहाँ से मैं ये पर्टिकुलरली फ़ोटो इमेज लिया था, ताकि मेरे को ये फ़ोटो में मैं इसे एक्चुअली क्यों लिया कि इसमें आप देखिएगा 2 गांव हैं बेसिकली। तो आप ये इमेज इमेजिन कर सकते हैं, ये फ़ोटो में अगर गांव इतना छोटा है तो ये व्यू कितना बड़ा होगा, ये मतलब कितना बड़ा एंगल ऑफ व्यू है। और ये मैं 24-70 लेंस से लिया था।
और इसका भी शायद मैं नॉर्मली सारा लैंडस्केप F11 नहीं तो F8 में लेता हूँ, ज़्यादातर F11 में मैं कोशिश करता हूँ कि कॉर्नर टू कॉर्नर शार्पनेस मेरे को मिल जाए इसीलिए। और इसमें ये भी सेम जो पहले बोला था, ये भी पर्टिकुलरली जो स्नो कैप माउंटेन्स है, ये वाला एक्चुअली है आपका रियो पुडगिल का पार्ट है। तो रियो पुडगिल जो कि लाहौल स्पीति का सबसे बड़ा पीक है। तो ये व्यू बड़ा ग्रैंड व्यू है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एवरी टाइम आई गो देयर, आई स्टे देयर, वेट फॉर सम टाइम, आई एंजॉय एंड देन आई गो फॉरवर्ड। उसके बाद मैं यह नाको करने के बाद मैं धनकड़ गया, और शायद जो कोई भी स्पीति गया तो ये विलेज धनकड़, हाउ इम्पोर्टेंट धनकड़ है, इसका क्या व्यू है, ये सबको सब मालूम होना चाहिए। इसमें बेसिकली मैं एक पैनोरामिक व्यू को दिखाना चाह रहा था कि ये मतलब केवल धनकड़ विलेज को या मैं दिखाना नहीं चाह रहा था, इसका सराउंडिंग लैंडस्केप क्या है, इसका सराउंडिंग मूड क्या था, ये मैं दिखाना चाहता हूँ। पर्टिकुलरली मैं ये ट्रिप ये बोलना चाहता हूँ कि मैं ये ट्रिप किया था अप्रैल का महीने में, मार्च एंड अप्रैल, मतलब मेरे को मार्च एंड से चालू किया था और ख़त्म होते होते मिड अप्रैल तक हो गया था। तो उस टाइम पे काफ़ी स्नोफॉलिंग भी हो रहा था टाइम टू टाइम। और ये एक्चुअली उस दिन मैं जब शाम के टाइम पे धनकड़ पहुंचा, ऑलरेडी इट वाज स्टार्टेड स्नोइंग इन काजा। सो एक्चुअली जो बैकड्रॉप है, जो क्लाउडी मूडी पार्ट है, वो काजा के तरफ है। और ये यहाँ पे ये पर्टिकुलर इमेज का क्या क्या सिग्निफिकेंस है मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों मैं इसको ऐसे पैनोरामा लिया था। एक तो सबसे पहले यहाँ का जो रागिड टेरेन है वो दिख रहा है, डेजर्टिक जो लैंडस्केप है, इरोशनल जो फीचर है जो धनकड़ विलेज के सराउंडिंग में वो पूरा आता है। साथ में धनकड़ विलेज आता है, प्लस उन जो मतलब ये जो उन लोग जो प्लांटेशन करते हैं, जो ये करते हैं, फार्मिंग करते हैं, उसका भी एक प्रूफ है। और साथ में सबसे बड़ा जियोलॉजिकल और जियोग्राफिकल जो मतलब ये प्रूफ है, ये है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट में रिवर, तीन रिवर और स्पीति रिवर दोनों मीट करते हैं। तो बेसिकली इसीलिए मैं इसको पैनोरामा किया था कि ये सब कुछ एक फ़ोटो में एक साथ में दिखे। और एक ये अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं ताकि हम इसको प्रिंट बहुत बड़ा कर सकते हैं प्रिंट के लिए, तो मैं इसको पैनोरामा किया था। ना तो कि अगर हम इसको वाइड एंगल में लेते शायद आ जाता है एक फ़ोटो में, बट उसका एक लिमिटेशन वाइड एंगल में साइज़ का जो लिमिटेशन आएगा, उससे मेरे को पैनोरामा करने से मैं उसको बड़ा प्रिंट कर सकता हूँ। तो ये मेरा पर्पस था इसको पैनोरामा करने के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी सारा इमेज को मैं अपने लिए प्रिंट भी करता हूँ। तो ये बेसिकली मेरा मोटिव वही रहता है। तो ये धनकड़ में मैं एक्चुअली एक रात रुका था। पहले जाने के टाइम पे एक रात रुका था, फिर आने के टाइम पे एक रात रुका था। तो ये जाने के टाइम पे है। फिर अगला दिन सुबह धनकड़ में मेरा को सनराइज़ दिखा, बहुत ही अच्छा सनराइज़ था। ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है, ये इमेज है, ये धनकड़ विलेज के पीछे के तरफ है बेसिकली। और ये मैं आपको 100-400 मेरा जो लेंस है उससे लिया था बेसिकली। और ये करीब 120 mm में लिया मैं फ़ोटो को। और ये फ़ोटो मैं क्यों लिया था, 2-3 चीज़ है इसमें। जो सनराइज़ वाला कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिफ्लेक्ट कर रहा है माउंटेन से, सॉरी क्लाउड में काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्ट हो रहा है गोल्डन कलर। और क्या है, मेरे को ये फ्रंट वाला माउंटेन्स और पीछे वाला माउंटेन मेरे को बहुत अच्छा बैलेंस दे रहा है फ़ोटो को। तो इसीलिए अगर मैं ये फ़ोटो को अगर केवल एक ही पहाड़ को दिखाता शायद वो बैलेंस नहीं होता। बट ये फ़ोटो मैं इसीलिए दोनों फोटो माउंटेन को एक साथ रखा ताकि एक दूसरे को वो बैलेंस करे। और ये एक ट्रांजिशन भी दिखाता है स्नो कैप से हिमालयन डेजर्ट का। हाँ, हिमालयन डेजर्ट का लैंडस्केप जो है, एरिड जो रीजन है, ऐसा इरोशनल फीचर है, कॉन्टीन्यूसली इरोशनल फीचर है। प्लस ये जो वैली है, ये एक्चुअली रिवर दोनों तरफ से आ रहा है। एक पीछे की तरफ से आ रहा है, ये स्पीति रिवर है, और इसका इस तरफ जो है, ये सामने वाला माउंटेन के आगे एक वैली है, वो एक्चुअली पहाड़ के पीछे है। वो एक्चुअली उसका एक ट्रिब्यूटरी है। वो ट्रिब्यूटरी का मैं दूसरा नेक्स्ट इमेज में मैं आपको दिखाता हूँ वो उसका लैंडस्केप। तो इसके बाद में ये धनकड़ के पीछे की तरफ एक गांव है लालूंग करके, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बट ज़्यादातर टूरिस्ट नहीं जाता वहाँ पे। तो यो लालूंग के तरफ मैं जाने के टाइम पे ये ऐसा सेम एक पैनोरामा क्योंकि मैं पैनोरामा क्यों आपको बार बार दिखा रहा हूँ, क्योंकि
जो स्पीति गया है उनको शायद मालूम होगा, अगर कोई स्पीति नहीं गया है तो उनके लिए एक अच्छा एक पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, पॉइंट ऑफ रेफरेंस रहेगा कि ये वैली कितना बड़ा है और इसका लैंडस्केप कितना अच्छा है। सिमिलरली आप मेरा हर इमेज में देखिएगा, मैं कोशिश किया हूँ कोई एक गांव या फिर कुछ विलेज कोई घर ऐसा दिखाने के लिए, ताकि आपको रेफरेंस पॉइंट मिले कि ये जो लैंडस्केप मैं दिखा रहा हूँ वो कितना बड़ा है। सिमिलरली ये पहाड़ ये लालूंग के रास्ते में आता है। ये लालूंग अभी जाने में यहाँ से और 8 किलोमीटर है। बट ये जो सामने ये जो मिड ग्राउंड में जो एक विलेज है, यही ट्रिब्यूटरी हम बोल रहे थे पहले लास्ट वाला इमेज में, जो ट्रिब्यूटरी दिख नहीं रहा था। तो ये रिवर ये अल्टीमेटली धनकर के पास में जाकर स्पीति में मिलता है। और यहाँ पे रिवर के पास में जो गांव है उसका नाम है रामा विलेज। और पीछे के तरफ ये पहाड़ के साथ में पीछे के तरफ और एक विलेज है जो कि सांगलुंग विलेज। अब यहाँ पे सांगलुंग विलेज काफ़ी ऊपर होता है और वहाँ पे भी मतलब 1-2 होम स्टे है। मेरा टारगेट है कि इन फ्यूचर अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे रुकेंगे पक्का। तो ये इमेज के बाद इसके बाद हम पहुँचते हैं लालूंग में। तो लालूंग में भी ये देखिए, ये है एक्चुअली लालूंग विलेज। इसमें एक मोनेस्ट्री भी है पीछे की तरफ। और लालूंग में ये क्या होता है, आपको जैसे ही आप ये एरिया में पहुँचेंगे, हम ये पर्टिकुलरली फिर आपको नोट याद दिलाना चाहते हैं कि हम ये अप्रैल के महीने में गए थे, मार्च अप्रैल के टाइम पे। तो यहाँ पे क्या हुआ था, बारिश बहुत ठंडा के बाद ये बर्फ़ थोड़ा पिघलना चालू हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये मतलब अभी भी कोई वेजिटेशन नहीं था वहाँ पे, एकदम फुल ड्राई था। तो बेसिकली यहाँ पे वेजिटेशन होता है। आपको यहाँ का लैंडस्केप गांव के पास में रामगढ़ में भी दिखाए थे आपको, वहाँ पे है प्लाट, मतलब वो टेबल टाइप का ये है लैंडस्केप है जहाँ पे वो लोग ये फार्मिंग करता है। बट अभी यू पर्टिकुलर अप्रैल महीने में कुछ नहीं था। बट यहाँ का लैंडस्केप क्या है, मतलब पहाड़ में मतलब स्ट्रक्चरल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इतना अच्छा है, इतना आपको फॉल्टिंग दिखता है कि मतलब मेरा जियोलॉजी बैकग्राउंड होने से मैं और ज़्यादा अट्रैक्ट होता हूँ। आई कैन कनेक्ट मोर टू दिस पर्टिकुलर लैंडस्केप्स। तो यहाँ पे और पार क्या होता है, क्योंकि ये सारा पर्टिकुलरली देखिए लेयर बाय लेयर डिफरेंट कलर है माउंटेन का। पर्टिकुलरली लेफ्ट साइड, रिवर का लेफ्ट साइड में बहुत बढ़िया कलर आता है, हर एक लेयर का अलग अलग कलर है। तो इसीलिए मैं ये पर्टिकुलरली इमेज मेरे को और ये पर्टिकुलरली गांव मेरे को बहुत कनेक्ट करता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर ये लालूंग करके मैं गया, फिर उसके बाद गया मैं पीन वैली। तो पीन वैली बोला जाता है कि लैंडस्केप के लिए मतलब स्वर्ग है, हेवन ऑफ लैंडस्केप फोटोग्राफर और हेवन फॉर जियोलॉजिस्ट। तो मेरे लिए इसीलिए पीन वैली बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही मेरे को प्यारा लगता है। मैं फर्स्ट टाइम 2017 में गया था पीन वैली। तो सिंस दैट टाइम आई एम इन लव विथ पीन वैली, बेसिकली टोटली आई फॉल इन लव। तो ये पीन वैली आप जब पहुँचेंगे, जब धनकाड़ होते हुए रिवर क्रॉस करके, स्पीति रिवर क्रॉस करके आप पीन वैली की तरफ जा रहे हैं, तो ये पॉइंट आपको एक आता है जहाँ पे ये पीन वैली का जो मेन जो माउंटेन्स है ये दिखता है। ये बेसिकली आप साउथ की तरफ दिख रहे हैं, साउथ ईस्ट की तरफ दिख रहे हैं। तो ये मेरे को बड़ा अच्छा व्यू लगता है। और साथ में क्या होता है, फोरग्राउंड मिड ग्राउंड बड़ा अच्छा डिफाइंड होता है। ये मेरा इमेज, पहले वाला इमेज जो था वो मेरा 2470 से लिया था, सिंगल इमेज था। ये भी 2470 वाला इमेज है, बट ये शायद मेरा 35 mm में लिया हुआ है। F11 ही है सबका मोटा मोटी। फिर मैं पहुंचा हार्ट ऑफ पीन वैली। तो मैं वो करके जब पीन वैली पहुंचा तो वो ऑलरेडी सनसेट के टाइम हो गया था करीब करीब। तो क्योंकि पीन वैली में आपको मोस्टली साउथ फेसिंग दिखता है, तो आपको सनसेट डायरेक्ट नहीं मिलेगा। सनसेट या फिर सनराइज का रिफ्लेक्शन पहाड़ में जो आता है वो आपको दिखता है। तो ये पर्टिकुलरली पीन रिवर है, उसके ऊपर एक वैली के पास में एक गांव है। और फिर उसके बाद मोर देन 6000 mm का हाइट है, सब मीटर हाइट है ये सारा माउंटेन का, जो कि और काफ़ी सारा जियोलॉजिकल फीचर है इसमें। मतलब ऑलमोस्ट देखिएगा वर्टिकल हो गया इसका जो सारा जो रॉक्स है, बेसिकली सेडिमेंटरी रॉक है। ये पूरा एक पार्ट ऑफ फोल्डिंग है, लार्ज स्केल फोल्डिंग है, वो वर्टिकल होता है वहाँ पे पर्टिकुलरली। ये पर्टिकुलरली रीजन में मेरे को ये लोकेशन और ये पर्टिकुलरली सनसेट वाला
ह्यूज जो गोल्डन ह्यूज है मेरे को बड़ा अच्छा लगा था। और ये लोकेशन में मैं रात को भी काम किया। तो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में फ़ोटो कि रात में इसका ब्यूटी कैसा होता है। फिर वो करते करते मैं पीन वैली काटने के बाद मैं फिर गया काजा में। फिर काजा में मैं रुका था कुछ दिन, 2 दिन रुका था। फॉर और काजा से क्या होता है, आप स्पीति रिवर के एकदम सी मतलब रिवर फ्लोर तक आप पहुंच सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर इमेज के लिए मैं स्पीति रिवर का फ्लोर तक ऑलमोस्ट पहुंच गया था। और मैं इसको पैनोरामा, ये भी पैनोरामा किया। ये पैनोरामा थोड़ा इंटरेस्टिंग किया था। मैं क्या किया था, मैं इसको 70 mm में मैं इसको बेसिकली शूट किया। और टोटल चार चार इमेज है मेरे को ये ख़त्म, मतलब ये पैनोरामा बनाने के लिए लगा था। हॉरिजेंटली लिया था, वर्टिकल नहीं, हॉरिजेंटली 4 इमेज को मैं लिया। बट हाँ, ये ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कि ये सिंगल एक्सपोजर में भी शायद वाइड एंगल में आ जाएगा पूरा। बट मैं वाइड एंगल में एक इमेज में क्यों नहीं किया, सेम मैं जो पहले बोला था कि बेसिकली मैं कोई भी काम करता हूँ फोटोग्राफी के लिए, मेरा फाइनल थॉट रहता है प्रिंटिंग करने के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम पे प्रिंट करता हूँ। फिर मैं अपना कैलेंडर बनाता हूँ, फिर अपना नोटबुक बनाता हूँ, ट्रैवल बुक बनाता हूँ। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि बेस्ट क्वालिटी इमेज मेरे पास रहे। तो इसीलिए मैं इसको 70 mm में पैनोरामा किया था। और क्या था, मेरा फोरग्राउंड में 2-3 घर था आसपास में, तो मैं वो डिस्ट्रक्शन को भी थोड़ा अवॉइड करना चाहा। तो इसलिए मैं ये पैनोरामा किया। ये बेसिकली सनराइज होने के थोड़ा लेट में उसके बाद हुआ ये, मैं ये फ़ोटो लिया था कुछ करीब 9 बजे के आसपास, 8 साढ़े 8 9 बजे के पास। तो इसके ये बात काजा से मैं फिर काजा से गया लांगचा। अब काजा से लांगचा जाने के टाइम पे ये एक एरियल पॉइंट से एरियल व्यू मैं देखा कि ये मेरे को स्पीति रिवर का पूरा दिखता है, साथ में पूरा जो मतलब लैंडस्केप है सराउंडिंग वो भी दिखता है। तो फिर मैं इसको एक्चुअली ये मेरा पूरा प्रेजेंटेशन में शायद यही एक है लैंडस्केप जो वाइड एंगल वाला है, एक्सट्रीम वाइड एंगल लेंस पे। ये मैं 14-24 mm वाला लेंस पे लिया था 14 mm में। और ये मैं इसमें 14 mm क्यों यूज़ किया, क्योंकि मैं ये रिवर का केवल नहीं दिखाना चाह रहा था, या फिर मैं केवल पहाड़ का नहीं दिखाना चाह रहा था। आई वॉन्ट टू गेट माई फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड, बैकग्राउंड ऑल टुगेदर। तो इसीलिए मैं इसको सिंगल एक्सपोजर में 14 mm में लिया। और इसका पर्टिकुलरली मतलब इट्स अ ग्रैंड व्यू। और मतलब मेरे को सबसे अच्छा लगता है ये पर्टिकुलर व्यू से क्या, ये रिवर का जो ये है, स्पीति रिवर का जो ये फ्लोइंग पैटर्न है वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। मतलब इट्स लाइक नेट, मॉस्किटो नेट और लाइक स्पाइडर नेट यू कैन से, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। और डिफरेंट कलर है इसमें। अगर मैं इसको पूरा मतलब इसको जूम करके 1:1 रेस्पेक्ट में जूम करके देखूँ तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। सो ये भी मैं एक्चुअली A7R3 से लिया वाइड एंगल के साथ। तो मेरे को 42 मेगापिक्सल में अगर हम प्रिंट लेना चाहते हैं तो इसको भी काफ़ी बड़ा प्रिंट ले सकते हैं। तो ओवरऑल इसका जो मूडी इमेज है काफ़ी मतलब डिफाइंड फोरग्राउंड मिड ग्राउंड है, तो मेरा काफ़ी अच्छा लगता है ये ग्रैंड व्यू। फिर उसके बाद हम लांगचा पहुँचते। क्या हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली मैं जब लांगचा पहुँचा तो ऑलरेडी मतलब वेदर काफ़ी ख़राब हो गया था। तो एक्चुअली मेरा ट्रिप में मैं हर जगह पे एस्ट्रो फोटोग्राफी किया, केवल लांगचा छोड़ के। उस दिन इतना बर्फ़ गिरा कि मैं रात को नहीं निकल पाया। तो ये मेरा शाम के टाइम पे हम जब पहुँचे लांगचा में तो वहाँ का व्यू है। बेसिकली हम हिक्किम विलेज जा रहे थे लांगचा से, तो ऑन द वे हम उसको लांगचा का व्यू लिया। लांगचा का जो फेमस बुद्ध का जो मूर्ति है वो भी है इसमें फोरग्राउंड में। तो ये उसके बाद जब अगला दिन सुबह आप देखिएगा इतना मतलब चेंज हो गया, ऑलमोस्ट होल नाइट स्नोफॉल हुआ था और लैंडस्केप वॉज वेरी डिफरेंट। फिर ये लांगचा करके फिर मैं काजा वापस आया। फिर क्या हुआ, ऑलरेडी जो मैं पहले बोला था कि काजा में उस टाइम पे, क्योंकि लांगचा में ऑलरेडी वेदर ख़राब हो गया था, काजा में भी काफ़ी बर्फ़ गिर रहा था। तो उस टाइम पे ये एक मूडी इमेज है सुबह का। मतलब ये भी क्या, काजा में सबसे जो पहले भी बोला कि आप काफ़ी रिवर फ्लोर के पास से आप इसको ले सकते हैं लैंडस्केप को।
ये मूडी इमेज है, मतलब I enjoy the light, how the light is playing, light and shade is playing over the काफ़ी सारा डायगोनल्स है, ट्रायंगल्स है, ये इमेज मेरे को काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है एज पर फोटोग्राफर्स पर्सपेक्टिव। Hirak ji, हाँ, do you use any kind of filter like ND filter or UV or Polaroid I filter? I use CPL for most of the time during the landscape during the day time। फिर Okay. क्या होता है, अगर मेरे को लॉन्ग एक्सपोजर लेना होता है शाम के टाइम पे, सुबह के टाइम पे, तो मैं एनडी फिल्टर लगाता हूँ। बट क्या होता है, एनडी फिल्टर लगाने से क्या होता है, दो तीन चीज़ होता है कि आपका जो गोल्डन ग्लो है, कलर है, वो आपको क्योंकि वो उस टाइम पे मूवमेंट होता है, तो आपको एक से थोड़ा कलर आपको फ़र्क हो जाता है। अगर आप सिंगल एक्सपोजर ले रहे हैं, शार्प इमेज ले रहा है, या फिर अगर आप एनडी में थोड़ा लॉन्गर एक्सपोजर लेके ले रहे हैं, दोनों का मूड थोड़ा डिफरेंट होता है। मैं इस ट्रिप में एनडी फिल्टर ज़्यादा यूज़ नहीं किया, बट हाँ सी पी एल हर इमेज में सी पी एल मेरा कंसिस्टेंटली रहता है, लेंस के लगा हुआ, तो मैं सी पी एल यूज़ किया। And do you use tripod even in daytime also? नहीं, डे टाइम में मोस्टली हैंड हेल्ड लिया था इस ट्रिप में, Okay. क्योंकि मेरे को हर मेरा मेरा मैक्सिमम शटर स्पीड था शायद 1/25 ऐसा कुछ था, जो कि मेरा हैंड हेल्ड में हो गया, मेरा 2470 mm में। और साथ में जो मेरा जो कैमरा बॉडी है वो भी स्टेबल है वाइब्रेशन कॉम्पेंसेशन के लिए, तो दोनों में मेरा हो गया था, इसमें कोई इशू नहीं आया था। And what about pano shots? Do you use tripod in pano shots नहीं, or? पियानो में भी मेरा मेरा थैंकफुली मेरा हाथ काफ़ी स्टेबल होता है, मतलब काफ़ी ये होता है, तो मैं हाथ में लेकर ही ज़्यादातर करता हूँ। केवल रात वाला इमेज जो पैनो में मैं दिखाऊंगा आपको बाद में, रात वाला इमेज का पैनो सारा मैं ट्राइपॉड से किया। हाँ दिन जी। वाला में पैनो जो भी पैनो किया सब हाथ में किया, सब के सब ट्राइपॉड नहीं Okay. यूज़ किया। क्योंकि क्या आलोक जी, होता हाँ है, जी। ट्राइपॉड लगा के अगर हम काम करेंगे तो मेरा मूवमेंट थोड़ा स्लो हो जाता है। हाँ और जी। क्योंकि मैं, और जैसे एनडी फिल्टर भी मैं इसीलिए ज़्यादा यूज़ नहीं किया था इस ट्रिप पे, क्योंकि मेरा इस ट्रिप में जो एक्चुअली टाइम फ्रेम था, मैं, आपको याद होगा अप्रैल का शायद 15 या 17 तारीख से इंडिया में लॉकडाउन हो गया था इस साल का। हम्म, तो मेरे मेरे पास ऑलरेडी उस टाइम मेरा एक्चुअली ये ट्रिप था 22 तारीख तक, 22 अप्रैल तक। मेरे को ये प्रीपोन करना पड़ा मेरा टिकट को, क्योंकि मेरे को इन्फॉर्मेशन लग गया था कि ये लॉकडाउन होने वाला है, तो मैं इसको जल्दी पैकअप किया ट्रिप को पूरा बेसिकली। तो ये टाइम फ्रेम को लेकर इसीलिए मैं ज़्यादा, मतलब ये नहीं किया। अ, अगर ज़रूरत नहीं पड़ा मेरे को तो हम उसको ट्राइपॉड नहीं लगाए, या फिर पेनो भी कर हाथ से ही कर लिया था। तो व्हाट इज सीपीएल फिल्टर ऐसा पूछ रहे हैं आलोक जी। अच्छा, सर्कुलर पोलराइजर फिल्टर है वो बेसिकली। वो उसमें क्या होता है, आपको 1.5 स्टॉप लाइट का डिफरेंस आता है। और वो सीपीएल में क्या होता है, आपका जितना भी स्नो का या फिर वाटर का या फिर क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन आता है, जो शार्प लाइट आता है, उसको डिफ्यूज़ करता है, उसको ये करता है। जैसे हम लोग का ग्लास में जो है ना एक ये रिफ्लेक्टर रहता है, जिसमें मेरे को ये ब्लू कलर ब्लू फिल्टर को मैं फिल्टर मेरा चश्मा में ये होता है, तो सेम सेम कॉन्सेप्ट है। वो कैमरा का लेंस के साथ लगा के उसको करने से आपको लैंडस्केप के डे टाइम पर्टिकुलर लैंडस्केप में आपको कलर कास्टिंग बहुत कम आएगा। और क्या होता है, आपको जो रिफ्लेक्शन जो है ना वो काफ़ी डिफ्यूज होता है, सॉफ्ट होता है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो सीपीएल फिल्टर आलोक जी सर्कुलर पोलराइजर फिल्टर होता है, पोलराइजिंग फिल्टर होता है, और वो ज्यादा सेचुरेटेड कलर रहता है स्काई में एज वेल एज वो ग्रीन और ज्यादातर ब्लू को इंटेंसिफाई करता है, और जो रिफ्लेक्शन है उससे काटता है। तो मान लीजिए अगर आप पानी के पास या कहीं ऐसी जगह पे काम कर रहे हो और अगर आपको रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए तो आप वहां भी ये इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे वाटरफॉल फोटोग्राफी के लिए सीपीएल और एनडी फिल्टर कॉम्बाइन होकर यूज़ करने में बहुत अच्छा आता है आउटपुट। हाँ जी। लैंडस्केप फोटोग्राफी कंपटीशन में पैनो अलाउड होते हैं या नहीं होता है? होता है, पैनोरामा का एक अलग सा अभी एप्सन का एक एक्चुअली है, 25 अगस्त तक लास्ट डेट है, जो कि पैनोरामा फोटोग्राफी के लिए वो एक्चुअली कंपटीशन है। हाँ जी, ये विश्वास जी का सवाल था।
और कृष्णेंदु साहा पूछ रहे हैं, आर यू यूजिंग एनी फोकस टेकिंग और फॉर फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड एंड बैकग्राउंड, और वन सिंगल शॉट विथ F11 विल डू द जॉब? नहीं, वही हमारा डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसा अगर आप 50 mm के ऊपर में काम कर रहे हैं और अगर आप 50 mm में बहुत बड़ा लैंडस्केप में काम कर रहे हैं, ऊपर 50 mm एबव, तब शायद आपको अगर आप पिन पॉइंट शार्प चाहते हैं कि कॉर्नर टू कॉर्नर पिन पॉइंट शार्पनेस चाहिए, तो फोकस टेकिंग ज़रूरत होता है। बट अगर आप 24 इवन 35 mm तक अगर आप काम कर रहे हैं एंड इफ यू आर एट F8 और F11, यू कैन गेट कॉर्नर टू कॉर्नर शार्पनेस इजीली, नो प्रॉब्लम। तो मतलब वो फोकसिंग के लिए पर्टिकुलरली मतलब कॉर्नर टू कॉर्नर शार्पनेस के लिए मेरे को फोकस टेकिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि ज़्यादातर मैं 24-70 mm में काम किया, और जो 140 में काम किया वो ऑलरेडी मैं कॉम्प्रेस करके उसी इमेज को मैं किया। मतलब मैं तब उसमें मेरा सब्जेक्ट एलिमेंट मैं ऐसे चूज़ किया, जैसे हम पहाड़ वाला इमेज दिखाया था पहले, दो इमेज को मैं ये किया, ये वाला इमेज को, ये वाला को देखिएगा, इसमें ऑलरेडी मैं 100-400 में काम किया, ऑलरेडी मैं कॉम्प्रेस कर लिया था सराउंडिंग को। तो मेरा यहाँ पे मोस्टली जो पॉइंट ऑफ फोकस है यहाँ पे मैं लिया था, तो यहाँ तक ऑलरेडी आ गया था, 125 mm के आसपास था ये। तो ये ज़रूरत नहीं होता है कि नॉट नेसेसरी कि आपको हमेशा फोकस टेकिंग करना पड़ता है। डिपेंड कर रहा है कि आप फाइनली उसको कैसे देखना चाह रहे हैं। कि अगर आप बहुत बड़ा प्रिंट करना चाह रहे हैं, मतलब तब शायद आपको ज़रूरत होगा, बट अगर इफ़ यू आर गोइंग प्रिंट अंटिल द A3, आपको पता नहीं लगेगा। हाँ जी। और 50 mm के ऊपर तो 50 mm के नीचे में 14 to 50 mm तक, 14 से 15-50 mm तक अगर कोई काम कर रहा है, तो एक सिंगल इमेज में सिंगल फोकसिंग पॉइंट से ही हो जाता है पूरा, अगर F8 F11 तक काम करता है। हाँ जी। तो अगर आपका लेंस की फोकल लेंथ कम है, मतलब आप ज्यादा वाइड लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो लोअर एपर्चर मतलब कि वाइडर एपर्चर पे भी जैसे 2 है, 2.8 है, उसके ऊपर भी ज्यादातर अगर हाइपर फोकल डिस्टेंस पे आप अगर फोकस करते हैं, तो आपको ज्यादातर जो पार्ट है वो शार्प ही मिलेगा। जबकि अगर जैसे ये हीरक जी कह रहे हैं कि अगर 50 mm या इसके ऊपर अगर आप काम करते हो, तो शायद आपको फोकस चेकिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर आप उसके लिए भी ज्यादा नैरो एपर्चर रखते हैं डे टाइम में, तो उसके दो फायदे होते हैं कि आपको डीप डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगा, और दूसरी बात कि आपका एक्सपोजर थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा ऐसी जगह पे, तो आपको क्लाउड ट्रेल वगैरह भी मिल सकता है। जैसे मान लीजिए कि पानी बह रहा है, तो उसका स्मूथनिंग भी हो जाता है। तो आप कैसे आपके शॉट को डिफाइन करना चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। और मेरा लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए मैं ज़्यादातर F11 तक जाता हूँ। F16 या फिर F16 के ऊपर मैं कभी नहीं जाता, क्योंकि क्या होता है उसमें लेंस का डिफ्रैक्शन चालू हो जाता है, फिर सॉफ्ट हो जाता है इमेज। तो इसलिए मैं वो शार्पनेस के मेंटेन करने के लिए मैं F11 तक ही यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। मैक्सिमम F13 तक जाता हूँ, उसके ऊपर तो नहीं जाता कभी। हाँ जी। तो अगर आपके पास क्रॉप सेंसर कैमरा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा अगर आप तो आपको करीबन F8 के आसपास काम करना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अगर आपके पास हाँ जी, हाँ जी, क्रॉप सेंसर के लिए F8 काफी है। हाँ जी। और अगर आपके पास फुल फ्रेम कैमरा है, तो आप F11 या F13 तक जा सकते हैं। अगर आपके पास मीडियम फॉर्मेट कैमरा है, तो आप इससे भी थोड़ा ऊपर जा सकते हैं। तो इट्स डिपेंड्स अपॉन सेंसर साइज टू। तो अगर आप बड़ी सेंसर साइज लेते हैं, तो आप अपना एपर्चर ज्यादा नैरो रख सकते हैं विदाउट डिफ्रैक्शन। ठीक है। हाँ जी हीरक जी। हाँ, तो कंटिन्यू करते हैं उसी के साथ। फिर मैं वो काजा से मैं गया की मोनास्ट्री की तरफ। अब की मोनास्ट्री में ज़्यादातर फोटोग्राफ जो सोशल मीडिया में होता है कि वो ऊपर से लेता है की मोनास्ट्री का इमेज, बट मैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं आई वॉन्ट टू क्रिएट सम डिफरेंट POV पर्सपेक्टिव
क्रिएट करना चाह रहा था। और ये इमेज मैं पर्टिकुलरली काफ़ी दूर से लिया, मतलब काफ़ी दूर से, करीब करीब 1 किलोमीटर से दूर होगा, और मैं इसको 100-400 लेंथ से लिया था। और मेरा पर्पस ये फ़ोटो इमेज का क्या है कि एक तो हम इसको 1/3 रूल ऑफ 1/3 में मैं की मोनेस्ट्री को रखा, और बैकग्राउंड में जो ये मेरे को ये माउंटेन्स है, उसका जो मूड है, ये सारा मैं दिखाना चाह रहा था कि की मोनेस्ट्री के सराउंडिंग में क्या है, नॉट जस्ट की मोनेस्ट्री बट विद द एम्बियंस, विद द लैंडस्केप, मैं इसको डिफाइन करना चाह रहा था। और मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्रिएट करने के लिए मैं इसको काफ़ी दूर से 100 mm में लिया था। हाँ जी, ये बहुत ही ब्यूटीफुल फोटोग्राफ है और एक डिफरेंट व्यू देता है। जो ज्यादातर की मोनेस्ट्री के फोटोग्राफ देखे तो वो सारे एक सरीके दिखते हैं और बहुत नजदीक से या उसको मतलब ज्यादा बड़ा दिखा के बाकी सब जो है इसकी वास्टनेस है हिमालय की, उसको मतलब उसमें मतलब इतनी अच्छी नहीं दिखती जो आपके फोटोग्राफ में दिखती है यहाँ। ये एक्चुअली मेरा कोशिश ही यही था। आई एम वेरी ग्लैड कि आपको अच्छा लगा और सबको अच्छा लगा। फिर मैं और एक की मोनेस्ट्री का और एक पर्सपेक्टिव मैं क्रिएट करना चाह रहा था, वो अगला इमेज है। ये भी थोड़ा आपको मतलब कम ही मिलेगा इस तरह का की मोनेस्ट्री का फोटो। इसमें क्या है, अगर आप देखेंगे कि वास्ट लैंडस्केप है, आपका की मोनेस्ट्री है, की विलेज दिख रहा है, की मोनेस्ट्री है, और फोरग्राउंड में क्या है, फार्मर्स फार्मिंग के लिए काम कर रहे हैं। ये जो एक स्टोरी है, मतलब ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन दिस वास्ट नेचर एंड द स्ट्रगल फॉर लाइफ, ये लोग कितना हार्डवर्क करता है सर्वाइव के लिए, ये एक पूरा इमेज में आ जाता है। तो ये भी मैं ये एक पर्सपेक्टिव मेरे को बहुत ही अच्छा लगा था जब हम क्रिएट कर रहे थे। बट हाँ, ये लास्ट वाला इमेज मैं 100-400 में लिया था, ये वाला इमेज मैं 2470 में एट 24 mm में लिया था। हेलो। हाँ जी। तो ये भी मेरा काफ़ी अच्छा लगता है कि मतलब ये वास्ट लैंडस्केप में कैसे ह्यूमन सरवाइव करता है। जी। फिर इसके बाद क्या हुआ, मेरा एक्चुअली मैं इसके बाद लोसार गया था, बट लोसार में इतना बर्फ़ था उस टाइम पे कि, और मतलब कोई भी होम स्टे खुला नहीं था, तो मैं रुक नहीं पाया, मेरे को फिर काजा वापस आना पड़ा था। तो मेरा डे वाला ट्रिप का इस पूरा लैंडस्केप का मैं आपको दिखाया। फिर मैं आपको वही सेम रूट से जो मैं आया था, जैसे कहा नाकू धंकार होते हुए, उसी तरह से मैं आपको एस्ट्रो फोटोग्राफी वाला ट्रिप भी कराता हूँ आपके साथ में, मेरे साथ में। तो एक थोड़ी देर रुकते हैं हीरक जी, और अगर आपको डे लैंडस्केप के बारे में कुछ भी जानना है तो आप कृपया अभी समय है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आपके सवाल, तो आप हम यहाँ पे वो सारे सवाल एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो हम आपके लिए 1-1.5 मिनट रुकते हैं अगर आपके पास कोई सवाल है तो। तब तक हम स्पीटी के रिलेटेड बातें करते हैं। तो आपके हिसाब से ये कितना सेफ है? स्पीति बहुत ही, मेरे हिसाब से तो स्पीति मतलब बहुत ही सेफ है। वहाँ का आदमी लोग बहुत ही पीसफुल है, मतलब प्यारा है। और क्या है, मैं स्पीति में जैसे दिन में यहाँ काम किया, मैं रात को भी काम किया। इनफैक्ट मैं रात को जब धंकर में काम कर रहा था, मेरे को स्नो लिपर्ड भी देखा। बट हाँ, it was scary at that point of time, but somehow I feel very happy at this point of time. अभी हम जब सोचते हैं, मैं जब मेमोरी रिफ्रेश करता हूँ, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ चलो कम से कम वो भी मिला मेरे को। तो ऐसे एनिमल वाइज, और स्नो लेपर्ड का क्या है, वो बहुत ही शाई होता है। मेरा ड्राइवर मेरे को बताया कि स्नो लेपर्ड बड़ा शाई होता है, तो ह्यूमन के पास ज़्यादा आता नहीं है। तो इस बट क्या हुआ था, मैं उसका स्टोरी, मैं झंकर वाला फ़ोटो जब है, मैं उसको थोड़ा बोलूँगा कि मैं उसको कैसे झंकर में फ़ोटोग्राफी किया था पर्टिकुलरली। मैं जब हेलीपैड में काम कर रहा था झंकर में, तो वो जब हम लालूंग में, आपको बता रहा था ना लालूंग वाला गांव, वो लालूंग से काम करते हुए हम धंकर वापस आए। तो रास्ते में लालूंग और धंकर के बीच में रास्ते में मेरे को वो स्नो लेपर्ड ऐसे जाते हुए देखा था। फिर हम धंकर पहुँचे, धंकर का जो ये हेलीपैड है वहाँ पे पहुँचे थे। फिर सबसे पहले क्या किया, मैं अपना गाड़ी को हेलीपैड में 3-4 राउंड लगाया। फिर उसको बोला कि एकदम पूरा हॉर्न लगा के, जोर से हॉर्न लगा के थोड़ा देर
ये करो। फिर मेरे को उसके बाद हम गाड़ी से उतरे, अपना सेटिंग किया, कैमरा लगाया, और जब भी मैं करीब उस दिन उस रात को करीब 3-4 घंटा काम किया वहाँ पे धनकर हेलीपैड में। तो हर 15-20 मिनट के अंदर अंदर मैं अपना गाड़ी को घुमाता रहा, मतलब ड्राइवर को बोला कि अभी गाड़ी घुमाओ, फिर ऐसे करके मैं उसको चांस नहीं लिया। आई ट्राई टू बी प्ले सेफ। सो यही एक है तरीका। और तो मेरे को ऐसे मेरे को आदमी लोग बड़ा अच्छा लगा। और अभी मैं 2017 में गया था काजा में, उसके बाद मैं 2021 में जब गया काजा में, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, मतलब काफ़ी सारा होटल है, अच्छा अच्छा होटल है, खाने का अच्छा अच्छा रेस्टोरेंट भी खुल गया है, जो पहले नहीं था। मेडिकल फैसिलिटी या दवाई वगैरह थोड़ा रेयर था, वहाँ अभी थोड़ा मिलता है, मतलब काफ़ी अच्छा है पहले से सिचुएशन। तो कौन सा सीजन बेस्ड रहता है अगर स्पीति बेस्ट तो एक्सप्लोर है। करना? हाँ, बेस्ट देखिए इंडिया में, क्योंकि इंडिया नॉर्थ पोल में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ पोल नहीं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इंडिया का मिल्की वे टाइम चालू होता है आपका मार्च से, फरवरी से आपका नवंबर तक आता है, ठीक है। अब क्योंकि स्पीति में इतना हाई ऑल्टीट्यूड है और काफ़ी नहीं हाई। नहीं, हम मतलब एस्ट्रो के रिलेटेड बात नहीं कर रहे हैं अभी। अच्छा। मतलब अगर मान लीजिए कि ज्यादातर लोग ये एस्ट्रो फोटोग्राफी नहीं करते हैं, तो अगर वो घूमना चाहते हैं और स्पीति देखना चाहते हैं, तो ओवरऑल कौन सा महीना अच्छा रहेगा? अगस्त, अगस्त टू अक्टूबर बेस्ट टाइम है। जुलाई, हाँ जी। जुलाई टू अक्टूबर बेस्ट टाइम है जाने के हाँ टाइम। जी, और अगर एस्ट्रो करना है तो मार्च अप्रैल मार्च बेस्ट रहता अप्रैल है। से भी चालू कर सकते हैं वहाँ पे। हाँ जी। अगर मान मतलब जैसे मैं लद्दाख गया था, बहुत जगह पे पेट्रोल भी कैरी करना पड़ता है एक्स्ट्रा, हाँ, वो तो क्योंकि करना ही वहां गाड़ी में पेट्रोल जाते पंप हैं। नहीं है। हाँ, तो यहाँ वैसा पे। ही स्पीति के लिए भी है क्या? हाँ, हाँ। एक्चुअली यहाँ पे कल्पा में आपको, कल्पा के बाद काजा में आपको पेट्रोल पंप मिलता है, तो इसीलिए वहाँ पे भी सेम है। ड्राइवर हमेशा एक पेट्रोल का, फ्यूल का डिब्बा लेके चलता है गाड़ी का अंदर, मतलब मोटा मोटी अच्छा। 50 लीटर तेल रिजर्व करके ही चलता है, साथ में लेके चलता है। और अमित अमित जी पूछ रहे हैं कि he has found that your sky is very blue. Do you use any other filter than CPL? नहीं, सीपीएल को छोड़ के हम इस ट्रिप में कोई और नहीं किया। हाँ जी। इस और अमित जी, वो 6,000 7,000 फीट के हाइट पे हैं, तो वहाँ पॉल्यूशन भी बहुत कम होता है। और जैसे जैसे हम मतलब एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं, तो डार्क जो स्काई का कलर है वो डार्कर होता जाता है। तो जितना अगर हम ऊपर जाएंगे तो हम एक्सपीरियंस करेंगे कि उसका कलर इंडिगो ब्लू जैसा होने जा रहा है। जबकि हमें ये जैसे गुजरात में मिलता है लाइट ब्लू, तो वो ज्यादातर हिली एरिया में क्लीन, ज्यादा डार्कर ब्लू मिलता है। बहुत क्लीन और स्काई। हाँ, पॉल्यूशन की वजह से वो ज्यादा ग्रे भी नहीं दिखता। तो वो नेचुरल ही फोटोग्राफ से, कोई फोटोशॉप या सीपीएल के अलावा कोई और फिल्टर नहीं। तो नहीं, हम सीपीएल छोड़ के और कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं किए। या फिर मैं एडिटिंग सारा मेरा फ़ोटो एडिटिंग मोस्टली मैं करता हूँ लाइटरूम में। तो हाँ जी। फ़ोटोशॉप में केवल मैं अगर डॉजिंग बर्निंग करना पड़ता है तो मैं फ़ोटोशॉप यूज़ करता हूँ। और नहीं तो मैं कुछ कुछ टाइम पे लुमिनर जो है, लुमिनर को थोड़ा यूज़ करता हूँ, क्योंकि लुमिनर में क्या होता है जो कि फोटोशॉप में या फिर लाइट रूम से थोड़ा अच्छा आता है, वो माइक्रो कॉन्ट्रास्ट जो है वो लुमिनर में काफ़ी अच्छा कंट्रोल होता है। तो इसीलिए मैं कभी कभी लुमिनर में वो सब करता हूँ। डू यू एक्सपीरियंस एनी हाई अल्टीट्यूड सिकनेस? नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी मतलब लाइफ में काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड में काम कर चुका हूँ। इवन 5000 मीटर से ऊपर पे भी मैं काम किया, तो मेरे को स्पीति में थोड़ा दिक्कत नहीं हुआ। हाँ, बट क्या है, हम जब गए तो वो विंटर के बाद और ये समर होने के पहले था, उस टाइम पे मतलब बहुत ही ड्राई रहता है, कोई पेड़ पौधा नहीं बचता है, क्योंकि वो विंटर के टाइम पे सब खत्म हो जाता है। थोड़ा ऑक्सीजन थोड़ा कम था, बट समहाउ मेरे को दिक्कत नहीं हुआ। काफ़ी काफ़ी कोई आदमी, किसी किसी आदमी को होता है, किसी किसी को। तो हाँ वो जी। थोड़ा एक दवाई होता है। आपको कोई ट्रिप को जाने के, अगर हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस आपको है, कभी एक बार हुआ है, तो आपको वो ट्रिप के पहले एक दिन, एक हफ्ता पहले से वो दवाई चालू करना पड़ता है। वो एग्जैक्टली दवाई मेरे को याद नहीं आ रहा है, शायद आप मेरे से अच्छा
बोल सकते हैं उस मैटर में, वो दवाई हाँ वाली। जी। हाँ। हाँ जी। तो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस मतलब जैसे मान लीजिए कि आप अगर प्लेन से ले जाते हैं और दूसरे ही दिन घूमना शुरू कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप दूसरे ही दिन नुब्रा या पेंगोंग जाने के लिए निकल जाएंगे, तो ज्यादातर वैसी स्थिति में आपको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का सामना करना पड़ेगा। तो उसका रूल है कि आप अगर ऐसी जगह पे जाते हो तो आपको धीरे धीरे मतलब हेलो। हाँ, हेलो। हाँ जी, मेरे यहाँ लाइट थोड़ी देर के लिए चली गई, तो आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, हाँ, सुन पा रहे हैं। हाँ जी। तो आपको एकस्टम होना पड़ेगा। तो जैसे कि नियम है कि मान लीजिए कि अगर आप वहां जाते हैं तो आप एक दो दिन रुकिए, जैसे मनाली में एक दिन रुक के चलिए, और दूसरी जगह पे जाए वहां भी एक और दिन रुकिए, तो ये होना कम हो जाएगा। उसके अलावा आप बहुत सारा पानी पीजिए, तो भी आपको ये हाई एल्टीट्यूड सिकनेस नहीं होगी। हाँ। और अगर ये है तो अगर आप डॉक्टर के पास से मेडिकेशन भी ले सकते हैं। जो दवाई का नाम है वो होता है डायामॉक्स। ज्यादातर वो ग्लूकोमा में काम आती है, लेकिन हेलो, हेलो, हेलो। अच्छा, एनीवे मैं पिकअप करता हूँ क्योंकि शायद डॉक्टर साहब का सिग्नल। एल्टीट्यूड चलो। हाँ, हाँ। हेलो, हाँ, सुनाई दे रहा मुझे है। सुन पा रहे हैं? हाँ, हाँ हाँ, आप जी। थोड़ा मिस हो गए थे तो आप। बीच में आवाज कहाँ से चली गई, तो मैं वो पार्ट रिपीट कर लेता हूँ। जी। हाँ जी। तो वो डायामोक्स करके दवाई आती है, और वो आप मतलब ऐसे ही मेडिकल पे मत ले लीजिए। आप किसी डॉक्टर के पास इवेल्युएट करवाइए और वो लेके जाइए। तो हो सके तो मतलब एकोमोडेशन या एकस्टम होते हुए जाएंगे, तो आपको हाई एल्टीट्यूड का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात ध्यान में रखिए कि आप बहुत सारा एक्सर्शन एक साथ मत कीजिए, क्योंकि वहां ऑक्सीजन जितना सी लेवल पे होता है उतना नहीं होता है। तो आपको एक्सर्शन धीरे धीरे करना पड़ेगा। हुँ। मतलब अगर कोई आदमी अगर 1 घंटा में 5 किलोमीटर चलता है प्लेन लैंड में, उसको वहाँ पे 2 किलोमीटर से ज़्यादा चलना नहीं चाहिए पहाड़ में। वो मतलब ऐसा थोड़ा एडजस्ट करके धीरे-धीरे चलना चाहिए होता है। और बेस्ट है जैसे आप बोले हैं डॉक्टर साहब कि मतलब थोड़ा-थोड़ा करके आप अगर चढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ जी। थोड़ा-थोड़ा ब्रेक लेके। एक ही बार में चढ़ेंगे तो दिक्कत होता है हमेशा। हाँ जी। तो ये जो सवाल जवाब थे वो लैंडस्केप के बारे में थे, वो जो स्पीति के बारे में, लाहौल स्पीति के बारे में बता रहे थे उसके बारे में थे। और अब वो बहुत ही अच्छी एस्ट्रोफोटोग्राफी भी करते हैं। तो हीरक जी के पास हम एस्ट्रोफोटोग्राफी के बारे में भी जानेंगे। हाँ, थैंक यू। तो बेसिकली मैं जैसे स्पीति ट्रिप का एंट्रेंस किया था, जैसे बोला था कल्पा होते हुए आया था, का नाको होते हुए। तो ये लोकेशन एक्चुअली एग्जैक्टली का विलेज जो है, जो कि लाहौल स्पीति का फर्स्ट विलेज है। जैसे आप कल्पा क्रॉस कर रहे, किन्नर कल्पा डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करके जब लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, तो उस रास्ते में का सबसे पहला वाला विलेज होता है। और ये कार में मैं ये फ़ोटो लिया था। तो क्या हुआ था, हम दिन के टाइम पे यहाँ पे ऑलरेडी ट्रैवल कर रहे थे यहाँ से। तो ये लोकेशन में हम ऑलरेडी पहले दिन में हम देख चुके थे कि यहाँ पे जियोग्राफिकल लोकेशन कैसा है। ये साउथ फेसिंग मिल्की वे के लिए मेरे को ज़्यादातर साउथ फेसिंग लोकेशन चाहिए होता है, कि जहाँ पे साउथ स्काई पूरा खुला रहेगा। तो ये मैं ऑलरेडी पहले डिटरमिन कर चुका था कि जीपीएस लोकेशन से या फिर मेरा सॉफ्टवेयर से, जहाँ जिससे मैं देखता हूँ कि ये एस्ट्रो मिल्की वे का पोजीशन लोकेशन कैसे होगा, कितने बजे आएगा, वो सॉफ्टवेयर से मैं ऑलरेडी डिटरमिन कर चुका था कि ये मोटा मोटी 3 बजे मेरे को यहाँ पे मिल्की वे मिलेगा। तो ये मैं रात को नाको से करीब करीब 1 बजे निकला था। फिर यहाँ आकर सबसे पहले मैं एक स्टार ट्रेल किया था, तो जो मिल्की वे के पहले है लिया था। उसके बाद मैं ये यहाँ पे लिया था पर्टिकुलरली। ये में इमेज का क्या है, इसमें जो जैसे मैं पहले कहा वाला इमेज भी बोला था, ये पीछे में वाला जो बैकग्राउंड वाला जो पहाड़ है वो रियो पूर्विल है, जो कि लाहौल स्पीति का सबसे बड़ा है। सॉरी, जो सबसे बड़ा है। और ये पर्टिकुलर इमेज मैं मेरा सोनी A7R3 और मेरा 15mm f2.0 जो लेंस है लावा का, उससे पर्टिकुलरली लिया था ये इमेज। इसका एग्जिट डिटेल है मेरा AF 2.0
15 mm वाइड एंगल में मैं लिया था और मेरा एक्सपोजर टाइम था 25 सेकेंड, ISO 6400। बट यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। मैं पर्टिकुलरली ये इमेज के लिए मैं करीब करीब 15-16 इमेज लिया था, जिसमें से मेरे को 13 इमेज मेरे को अच्छा लगा, जिसमें डिस्ट्रक्शन कम था। तो 13 इमेज को मैं बाद में सॉफ्टवेयर में, जो स्टारी लैंडस्केप करके सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे स्टैक करके मैं इसको क्लीन किया था। ये पर्पस क्यों स्टैक किया था कि अगर हम ये, क्योंकि ये सारा जो फोरग्राउंड है, जो वैली है, उसमें बिल्कुल भी लाइट बहुत ही कम था। तो अगर हम उसको सिंगल एक्सपोजर ISO 6400 में मैं उसको करता हूँ, तो एक तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ आएगा और उसमें कलर फ्रिंजिंग आता है, कलर कास्टिंग आता है, और साथ में अगर हम उसको प्रिंट लेना चाहते हैं तो वो प्रिंट लेने के टाइम पे बहुत ख़राब दिखता है। मैं इसीलिए इसको क्या किया, मैं सबसे पहले इसको स्टैक किया। तो ये इसमें पर्टिकुलर इसमें मैं 13 इमेज को स्टैक किया, फिर करके ये फाइनल इमेज किया। ये काफ़ी क्लीन है और ये प्रिंटेबल है, ठीक है। फिर इसके बाद मैं नाको के एक्चुअली साउथ के साइड तरफ आता है ये काव वाला विलेज। फिर नाको में मैं कुछ काम किया। ये नाको विलेज का जो लेक है, नाको लेक, फेमस नाको लेक है, वहाँ पे मैं लिया था। ये गांव के साथ पूरा मिल्की वे का पैनोरामा किया था इसको। तो ये भी ये इसमें क्या हुआ था, मैं पैनोरामा करने के टाइम पे इसमें मैं 2 लेयर में फ़ोटो लिया। बेसिकली वही सेम लावा लेंस से ही लिया था, 15 mm लेंस में ही लिया था। फिर बट हाँ, इसमें क्या हुआ, मैं वर्टिकल इमेज लिया था। वर्टिकल मैं नीचे वाला लेयर में लिया था करीब 10 इमेज और ऊपर में लिया था 9 इमेज। सो टोटल 19 इमेज को मैं इसको बाद में मैं एक साथ जोड़ा था ये पर्टिकुलर पैनोरामा क्रिएट करने के लिए। इसका ISO है 5000 ISO है। इसका एक्सपोजर टाइम है 20 सेकेंड। ये 20 सेकेंड एक्सपोजर मैं क्यों लिया था, ताकि मेरा जो एक्सपोजर टाइम 20 सेकेंड होगा तो मेरा स्टार का जो मूवमेंट है ना वो काफ़ी कम होगा। स्टार्स विल बी वेरी शार्प। तो मैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा इमेज में और काफ़ी टाइम लगता है एक पैनोरामा बनाने के लिए, अगर मैं एकदम जो 15 mm में अगर 30 सेकेंड एक्सपोजर करके करता हूँ, बाद में हम जब जोड़ेंगे 2 लेयर को ऊपर और नीचे का, तब उसमें थोड़ा स्टार का मूवमेंट आता है। इसीलिए मैं उसको ऐसे नहीं किया था और 20 सेकेंड एक्सपोजर इसीलिए किया था कि वो मूवमेंट मैं जब जोड़ूंगा वो कम रहे, ठीक है। इसके बाद मैं नाको का जो हेलीपैड है वो एरिया में आया। फिर ये मैं पूरा पैदल ही किया था, नाको के अंदर में पूरा काम मैं पैदल ही किया था। फिर ये पैदल आते हुए मैं नाको का हेलीपैड में आया। फिर ये नाको विलेज के साथ ये रियो पुरगिल जो दिख रहा है पीछे में बैकग्राउंड में, उसके साथ मैं मिल्की वे का ये इमेज क्रिएट किया था। बेसिकली ये भी एक पैनोरामा ही है। इसका पैनोरामा क्यों हम पैनोरामा करते हैं या फिर स्टैकिंग, दोनों में क्या होता है, जैसे ही आप मल्टीपल इमेज को स्टैक कर रहे हैं तो उसमें नॉइज़ आपका काफ़ी कम हो जाता है। तो पर्पस एक्चुअली इसमें मैं सिंगल इमेज को स्टैक नहीं किया था, मल्टीपल लेयर में काम करके उसको फिर स्टैक किया कि मेरा नॉइज़ थोड़ा रिडक्शन हो जाए। फिर नागपुर से हम फिर नॉर्थ की तरफ गए थे, धनकर की तरफ है, थोड़ा सा आगे गया था। फिर वहाँ से ये जो पर्टिकुलरली लाइट है, जो पर्टिकुलरली ये आपका इमेज का जो राइट बॉटम कॉर्नर में दिख रहा है, वो एक्चुअली नाको विलेज है। तो ये दूर से हम इमेज को लिया था। सेम इसको मैं स्टैकिंग किया था फिर से, क्योंकि ये जो पर्टिकुलरली गाड़ी का जो पार्ट है लेफ्ट साइड में, रोड का पोर्शन है, इमीडिएट जो पहाड़ है सामने, ये इसमें काफ़ी डार्क था और इसमें नॉइज़ बहुत होगा अगर हम इसको एक ही सिंगल इमेज में काम करेंगे। तो इसीलिए नॉइज़ रिडक्शन के पर्पस में और गेटिंग क्लीनर इमेज के लिए मैं इसको स्टैक किया था, फिर करके ये फाइनल इमेज लिया। फिर मैं धनकर पहुंचा। जैसे हम पहले धनकर वाला स्टोरी आपको बता रहे थे, तो इसमें मैं एक्चुअली मेरे पास 2 कैमरा है। तो एक सोनी A7 III है, A7 Mark III है, और एक A7R III है। मैं क्या करता हूँ, रात में दोनों में, एक में सिग्मा 1424 f2.8 लगा लेता हूँ, जो कि 8 सीरीज़ का लेंस है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का लेंस है। और दूसरे में मेरा लावा वेनस कंपनी का वेनस लावा का जो f2.0 वाला लेंस है, जो प्राइम लेंस है 15 mm, उसको लगा लेता हूँ।
तो क्या होता है, एक में मैं स्टार्ट ट्रेल चला के रख के मैं दूसरे में पैनोरामा या फिर मिल्की वे का दूसरा एंगल, दूसरे टाइप का फोटो क्रिएट करने का कोशिश करता हूँ। इसीलिए मेरा 2 ट्राइपॉड और 2 सेट ऑफ कैमरा मेरे पास हमेशा रहता है। तो ये पर्टिकुलरली जो पैनोरामा मैं बनाया था, ये आपका ये मिल्की वे राइज होने के काफ़ी बाद मैं किया, मिल्की वे काफ़ी ऊपर चला गया था। और इसमें भी मैं 14 mm में वर्टिकली 2 लेयर में काम किया। करीब करीब मेरे को ये 23 इमेज लगा इसको पूरा कंप्लीट करने में, टोटल कॉर्नर टू कॉर्नर, ऊपर से नीचे तक। सो एक लेयर में मैं 12 इमेज लिया, ऊपर में 11 इमेज लिया। तो ये करके मैं फिर बाद में इसको जोड़ा। तो ये पर्टिकुलरली मतलब आप बोल सकते कि ये पूरा कैसे, मतलब ये लैंडस्केप के साथ ये, मतलब आई फील वेरी एंचेंटिंग। मेरे पास ये मतलब और कोई इमेज वर्ड नहीं है इसको डिस्क्राइब करने के लिए, ये फीलिंग को। फिर मैं ये और एक इमेज है पैनोरामा का, ही धंकर में ही है। इसमें आप देख सकते हैं दोनों में अंतर क्या है। दोनों में एक तो यहाँ पे मिल्की वे काफ़ी ऊपर है और इसमें ये मिल्की वे हरिजन के काफ़ी पास है। इसका कारण क्या है, मैं थोड़ा मिल्की वे क्या होता है, मार्च अप्रैल में आपका मिल्की वे आता है रात को 3 बजे के आसपास। और वहाँ पे क्योंकि आप उतना ऊपर हाई ऑल्टीट्यूड में होता है, आपका ब्लू आवर चालू हो जाता है करीब करीब 4:30 बजे तक, 4:15 4:30 बजे तक ऑलरेडी हॉरिजन में थोड़ा लाइट आना चालू हो जाता है। तो मैं इसीलिए वहाँ पे क्या किया कि मैं ये मिल्की वे जब हॉरिजन में आने के पहले से ही मैं काम करना चालू किया। मैं स्टार्ट ट्रेल कर लिया उसके पहले, फिर इमीडिएटली जब मिल्की वे पूरा आ गया तो एक पैनोरामा किया। फिर दूसरे में मैं दूसरा में मतलब ये A7R3 में किया। तो ये जब A7R3 में कर रहा था तो A7 III में तब मैं स्टार ट्रेल कर रहा था। और सिमिलरली जब A7 III में मैं पैनो किया तो तब A7R3 में मैं स्टार ट्रेल कर रहा था। मैं स्टार ट्रेल आपको दिखा रहा हूँ बाद में। तो ये भी सेम लोकेशन में है, बट हाँ इसमें क्या है, फोरग्राउंड एलिमेंट में गाड़ी रहने से थोड़ा ये लुक्स थोड़ा डिफरेंट है। फिर आपका आता है ये स्टार ट्रेल वाला, वही हेलीपैड से। ये आपका A7 III में मैं लिया था 14 mm पे, सिग्मा वाला पे 14 mm पे। ये मैं करीब 180 इमेज है इसमें, जो कि एक शॉट का या एक्सपोजर है 30 सेकेंड, f2.8, ISO 1000 और आपका 14 mm वाइड है। ये पर्टिकुलरली काजा के तरफ ये है और नॉर्थ स्टार आपका राइट कॉर्नर में आया है। अगर हम थोड़ा और ज़्यादा राइट कॉर्नर मतलब और थोड़ा टिल्ट होकर मैं राइट की तरफ से अगर फ्रेम को लेता तो ये मेरा लेफ्ट वाला पोर्शन और या फिर स्पीति का रिवर का जो वैली है वो नहीं दिखता। तो इसीलिए मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया कि मैं एकदम सर्कुलर स्टार ट्रेल ना बना के मैं ये लैंडस्केप के साथ थोड़ा वाइड एंगल का जो डिस्टॉर्शन से जो ये इलिप्टिकल शेप आ रहा है मैं उसको कंसिडर किया था। तो ये भी धनकर में ही काम किया था। उसके बाद और एक स्टार ट्रेल, एक्चुअली ये स्टार ट्रेल मैं किया वो जो लालूंग वाला विलेज मैं डे टाइम लैंडस्केप के टाइम पे बोल रहा था, धनकर के पीछे के तरफ, वहाँ पे उस रास्ते में। और मेरे को स्नो लेपर्ड हम जो बता रहे थे इसी लोकेशन में मेरे को दिखा था। ये ख़त्म करके हम जब धनकर के तरफ आ रहे थे तो मेरे को तब स्नो लेपर्ड दिखा था। तो बेसिकली इसका स्टोरी थोड़ा अलग है। इसमें एक्चुअली मैं दूसरा रात को काम किया था, ये और एक रात में काम किया था अलग दिन में। तो उसमें क्या हुआ था कि ये थोड़ा मून ऑलरेडी न्यू मून ख़त्म होते हुए चालू हो गया था मून आना रात को। तो मैं ये लोकेशन पहले ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुका था, मैं देख चुका था कि यहाँ पे नॉर्थ स्टार मेरे को ऐसे मिलेगा, ये लैंडस्केप के साथ मिलेगा। तो ये मैं डे टाइम में जब प्लान किया था उसके बाद मैं रात को आया ऐसे प्लानिंग करके कि मेरे को मून थोड़ा रहे, तब भी मून सेट नहीं हो जाए। मून का लाइट मैं थोड़ा यूज़ करूँगा फोरग्राउंड को इल्यूमिनेशन के लिए। फिर उसके बाद मैं मून सेट के 15 मिनट पहले मैं शॉट चालू किया, ये फोटोग्राफी सेशन चालू किया। फिर मैं कंटिन्यू करता गया। ये भी कुछ 180 इमेज है इसमें। तो इसमें आप देखिएगा ये क्योंकि मून लाइट मेरे को मिला था तो ये फोरग्राउंड मेरे को बड़ा अच्छा लाइट हुआ है, मेरे को काफ़ी सारा टेक्सचर निकला है यहाँ से फोरग्राउंड से। साथ में ये स्टार ट्रेल ये भी बड़ा मेरा, आई फील वेरी हैप्पी टू शूट वाइल शूटिंग इट। फिर उसके बाद मैं जैसे पहले भी बोला था ये धनकर करते हुए मैं पीन वैली पहुँचा। तो ये पीन वैली का पूरा
लैंडस्केप है बेसिकली। पिन रिवर कोर्स दिखेगा आपको, राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर तक पूरा दिखेगा। साथ में वहाँ का पूरा लैंडस्केप सिमेट्री वाला, जैसे स्नोफॉल का सिमेट्री वाला ये रिपीटेशन सिमेट्री वाला टेक्सचर दिखेगा। और साथ में ये मिल्की वे पैनोरामा, ये डे टाइम वाला एक सनसेट वाला पिक्चर आपको अगर याद होगा, याद करिए, ये गांव के ऊपर ही था वो लोकेशन। तो ये मैं 14 mm सिग्मा लेंस से लिया था वर्टिकली, और इसमें करीब मैं 30 इमेज लिया टोटल। 30 इमेज को मैं इसको मार्च किया था बाद में ये पैनोरामा क्रिएट करने के लिए, सेम 2 लेयर में लिया था। फिर उसके बाद पैनोरामा मैं 2 और इमेज दिखाता हूँ। ये एक्चुअली एक इमेज, एक सिंगल इमेज है, वो गांव के पिन रिवर के साथ, गांव के साथ पूरा। ये राइट हैंड वाला इमेज जो है ये मैं आपको स्टैक कर किया था। ये मेरा 8 इमेज का स्टैकिंग करके मैं इसको नॉइस रिडक्शन करके क्रिएट किया। और ये जो है ये माद विलेज से आपको दिखता है ये लोकेशन, और साथ में मिल्की वे। बट हाँ, ये मेरा सिंगल एक्सपोजर है। तो दोनों में आप, जैसे हम बार बार बोल चुके पहले कि स्टैकिंग करने से आपको नॉइस काफ़ी कम दिखता है। तो ये यहाँ पे आप पैरेलली देख सकते हैं, दोनों इमेज है, एक सिंगल इमेज सिंगल एक्सपोजर है और ये मल्टीपल एक्सपोजर स्टैकिंग करके है। तो मल्टीपल इमेज स्टैकिंग की इसमें पिन रिवर जैसे जो सबसे डार्केस्ट लोकेशन है वो भी दिख रहा है, तब भी कितना क्लीन दिख रहा है। फिर एक स्टार्ट्रेल मैं किया था पिन रिवर के पास में। ये आपका जो ये आपका क्या बोलते हैं, ये एक्चुअली गांव का नाम अभी याद नहीं आ रहा है, सॉरी टू से। बट हाँ, इसका इनहेबिटेंट्स केवल 30 आदमी है। वो गांव के पास में लिखा रहता है एक्चुअली पूरा, मतलब 30 आदमी रहता है। वो लोकेशन से यहाँ पे एक ब्रिज भी होता है जो कि पिन रिवर पर क्रॉस करते हैं। वहाँ पे मैं ये पर्टिकुलरली लोकेशन हम डे टाइम में देख चुके थे। ये वैली को लेकर हम पहले ये कर लिए थे कि यहाँ पे साउथ फेसिंग है। तो मैं आपको पहले जो स्टार ट्रेल दिखाया था दोनों, वो नॉर्थ फेसिंग वाला स्टार ट्रेल था और ये साउथ फेसिंग वाला स्टार ट्रेल है। अब साउथ फेसिंग वाला, क्योंकि हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, तो मेरे को साउथ फेसिंग जब स्टार ट्रेल करेंगे मेरे को सर्कल नहीं दिया, सर्कल पॉइंट नहीं मिलेगा मेरे को, जहाँ से वो पूरा एक्सिस, पॉइंट ऑफ एक्सिस है जो रोटेशन एक्सिस, वो मेरे को नहीं मिलता है साउदर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से। अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे, सिमिलरली मेरे को साउदर्न वाला स्टार ट्रेल में पूरा सर्कल मिलेगा, बट मेरे को नॉर्दर्न के तब पोलरिस के तरफ फोकस करके अगर लेंगे तो वो मेरे को सर्कल नहीं मिलेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ ड्यूरिंग नाइट। और क्योंकि मैं स्टैकिंग किया काफ़ी, मतलब ये भी करीब 150-180 इमेज है। तो क्योंकि हम इतना लंबा एक्सपोजर इसको स्टैकिंग किया तो इसमें इतना कम नॉइज़ आया, कितना कम। जैसे मैं पहले मिल्की वे में दिखा था वो केवल 8-10 इमेज का ही स्टैकिंग है, और ये मेरा 100 से ऊपर इमेज का स्टैकिंग है। दोनों में आप देखिए कितना चेंज हो जाता है, कितना क्लैरिटी आता है, कितना ब्राइट आता है। तो एनीवे, तो इसके बाद क्या हुआ, मैं ये पूरा ट्रिप ख़त्म करके, जैसे मैं बोल रहा था लोसार में मेरे को रुकने का नहीं मिला, या फिर मैं वो रास्ता तब खुला भी नहीं था मनाली जाने के लिए। तो मेरे को फिर से वापस आना पड़ा नाको होते हुए मैं फिर फाइनली चितकुल गया था। तो ये दोनों मिल्की वे इमेज है, एक नाको में और एक पर्सपेक्टिव से ये है। मतलब ऐसे लग रहा है कि ये रोड मेरे को एकदम गैलेक्टिक टूर में लेके जाएगा, मिल्की वे में सीधा लेके जाएगा, ये एक था। और ये आपका चितकुल जो गए हैं उनको मालूम हुआ ये लोकेशन, मतलब ये चितकुल रिवर के पास जाने के टाइम पे राइट साइड में आता है, वहाँ पे हम काम किए थे। एक्चुअली क्या हुआ, उस रात को मेरे को काफ़ी बुखार आ गया था, करीब 102-3 बुखार था, तो मैं ज़्यादा उस रात को काम नहीं कर पाया था। बट एनीवे, इट्स वेरी enchanting place during night, very beautiful, very peaceful। तो ये मेरा और एक ये चितकुल का ही फाइनल एक इमेज है, पैनोरामा पूरा मिल्की वे का दिखता है। ये शायद आपको चितकुल जो गए हैं उनको ये व्यू आपको डे टाइम में आप देखे होंगे। मैं ये इसको रात में लेने की कोशिश किया था, एंड आई थिंक आई हैव डन जस्टिस टू दिस प्लेस। तो ये मेरा एक्चुअली ये स्पीति ट्रिप वाला सारा जो इमेज है ये ख़त्म हो गया। तो डॉक्टर साहब, अगर हम लोग कुछ डिस्कस करना चाहते हैं इस टॉपिक में तो आई एम ओपन फॉर इट। हाँ जी, तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही ब्यूटीफुल इमेज है, और बहुत सारे लोग
इसको सराह रहे हैं और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं। देशभूषण जी का एक सवाल है, व्हेन वी आर चेकिंग मल्टीपल इमेजेस आर वी मेंटेनिंग द सेम EXIF सेटिंग? हाँ, एकदम बिल्कुल एक होना चाहिए, नहीं तो वो स्टैकिंग करने के टाइम को आपको मिलेगा, मैच नहीं होगा, नहीं करेगा, सॉफ्टवेयर रिफ्यूज करेगा आपको। हाँ जी, तो वो EXIF, हाँ जी, सेम, एग्जैक्ट सेम एक्सिप होना चाहिए, एग्जैक्ट हाँ सेम। जी, हाँ। तो वो आप सेटिंग्स में मान लीजिए कि अगर आप शटर स्पीड कम ज्यादा करोगे तो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जैसे मान लीजिए कि फोरग्राउंड में अगर आप शटर स्पीड 300-400 सेकंड का शॉट रहते हैं तो वो चल जाएगा, जबकि मिल्की वे में आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप यू कैन नॉट नलीफाई द अर्थ मूवमेंट। हाँ, वो तब तो ट्रेल आ जाएगा। हाँ, तब ट्रेल आ जाएगा, तो आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन जब फाइनल फाइल जो चेक होती है तब आपको जो आप एक्सिप देखने जाओगे उसको, तो उसमें आपको एक्सिप नहीं मिलेगी, या जो सबसे पहली वाली फाइल है उसी की एक्सिप मिलेगी जो गलत होगी। जैसे मान लीजिए कि आपने पहला शॉट 30 सेकंड्स का लिया, अब आपने पूरी स्टार ट्रेल की है, तो वो मान लीजिए 300-400 फोटो की स्टार ट्रेल है, लेकिन वो शॉट्स वैसा ही दिखाएगा कि ये 30 सेकंड का शॉट्स है। एग्जैक्टली। तब तो आपको मेंशन करना पड़ेगा आप कितना शॉट को स्टैक किए हैं। हाँ जी, तो उसमें ज्यादातर जो नाइट फोटोग्राफी करते हैं तो वो लिखते हैं कि फोरग्राउंड का स्ट्रोक जो एक्सपोजर है वो कितनी सेकंड्स का था, और एपर्चर कितना था, और जो स्काई है उसका एक्सपोजर कितना है, अगर पैनो लिया है तो कितनी वो इमेज चेक कर रहे हैं, वो सब लिखते हैं बराबर। तो उसकी वजह से ज्यादातर लोगों को उसे सीखना मिलता है। इसमें एक तो चीज़ हम थोड़ा ऐड करना चाहते हैं, मेरा प्रैक्टिस जो है हम थोड़ा बोलना चाहते हैं कि देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि फोरग्राउंड को अलग से एक्सपोजर लेते हैं, स्काई का अलग से एक्सपोजर लेते हैं, ये कर सकते हैं। दूसरा एक उपाय है कि आप जैसे हम करते हैं, हम एक ही इमेज को लेते हैं, एक ही एक्सपोजर लेते हैं, मतलब अलग सा स्काई का एक्सपोजर अलग नहीं लेते हैं, फोरग्राउंड का अलग से एक्सपोजर नहीं लेते हैं, एक ही एक्सपोजर लेते हैं। उसमें मेरे को थोड़ा क्या होता है, प्रोसेसिंग में मेरे को थोड़ा इजी रहता है उसमें, बट प्रैक्टिस है जो जो ऐसे। बट हाँ, मैं क्या करता हूँ, जैसे फोरग्राउंड लाइट के लिए कभी कभी फोरग्राउंड एकदम अगर डार्क हो जाता है, तो मैं कभी ह्यूमन एलिमेंट यूज़ करता हूँ जिसमें टॉर्च लाइट रहेगा, या फिर एक छोटा सा ये हैंड लाइट लेके खड़ा रहेगा, उसमें करता हूँ, ऐसा करता हूँ। नहीं तो कभी कभी क्या करता हूँ, मैं टॉर्च लाइट के ऊपर एक वाइट पेपर लगा के उसको फ्लैश करता हूँ फोरग्राउंड लाइटिंग के लिए। जैसे आप देखिएगा काफ़ी सारा फोटो में मेरा फोरग्राउंड काफ़ी क्लीन है, मतलब ऐसा नहीं है कि नॉइज़ है या फिर डार्क है। तो ये डिफरेंट टेक्निक है, कोई कोई आदमी ट्राईपॉड लेके लाइट सेटिंग लगा के फिर उसके बाद फोटो करते हैं, तो वो एक्सपोजर ये करने के लिए। तो ये काफ़ी सारा टेक्निक है, 3-4 टाइप से आप कर सकते हैं। बट मैं अभी तक वो सेपरेट एक्सपोजर लेके नहीं किया, मैं सिंगल एक्सपोजर से ही करता हूँ मोस्टली। हाँ जी, तो इसमें और एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जब आप मान लीजिए कि आप फोरग्राउंड लेने के लिए नजदीक अगर फोकस करते हैं, और अगर स्काई लेने के लिए इन्फानाइट पे फोकस करते हैं, तो अगर दोनों फोकसिंग पॉइंट अलग अलग है तो उसमें भी जो इमेज बनती है उसमें थोड़ा फर्क आता है, और उसे कहते हैं लेंस ब्रीदिंग। तो वैसी इमेज चेक करने में थोड़ी मुश्किल होती है, और उसकी वजह से भी ज्यादातर लोग, जैसे हीरक जी ने बताया, कि एक ही जगह पे फोकस करके ये करते हैं। और वापिस एक बार बता देता हूँ उसको, हम कहते हैं लेंस ब्रीदिंग। नहीं, इसमें थोड़ा और एक चीज़ है, मतलब ये हर लेंस का एक प्रॉपर्टी होता है कि उसका मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस क्या है फोकस टू इन्फिनिटी करने के लिए। हर लेंस का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। तो जैसे मेरा वेनास वाला लेंस है, जो मेरा मेन प्राइम लेंस है एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए, उसमें क्या होता है कि अगर मेरा इमीडिएट फोरग्राउंड मेरे से 5 फीट दूर है, मैं अगर 5 फोकस टू इन्फिनिटी करूँगा तो वो मेरे को 5 फीट तक, मेरा इमीडिएट 5 फीट तक मेरे को कॉन्टीन्यूस फोकस देगा। तो मेरे को फोरग्राउंड में सेपरेट फोकसिंग के लिए फोकस टैकिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है।
नहीं तो अगर मैं इमीडिएट फोकस, अगर मेरा फोरग्राउंड इमीडिएट है, जैसे कोई छोटा सा पत्थर है या फिर कोई रिफ्लेक्शन है, पानी में कोई रिफ्लेक्शन हम लेना चाह रहे हैं, तब सजेशन यही है कि वो फोकस टेकिंग करे, तब अलग से एक्सपोजर लेकर फोकस टेकिंग करे। या फिर आप हाइपर फोकल डिस्टेंस पे फोकस कीजिए, तो आपकी ज्यादातर इमेज है पूरा वो इन फोकस ही रहेगी। पूरा फोकस रहेगा। हाँ जी। दीपक जी पूछ रहे हैं कि इन एस्ट्रोफोटोग्राफी यूज ऑफ मिररलेस कैमरा इज रिस्की। नहीं नहीं नहीं, एकदम रिस्की नहीं है। इनफैक्ट मेरा दोनों कैमरा ही मिररलेस कैमरा है, और मैं आई एम डूइंग सिंस लास्ट 4 इयर्स, 2018 से 2021 हो गया, ऑलमोस्ट 4 साल हो गया, तो आई एम डूइंग इट एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। तो मेरे मेरे को ऐसा कोई ये नहीं है मिररलेस। इनफैक्ट सोनी वाला पर्टिकुलरली कैमरा का हम बोल सकते हैं, सोनी का कैमरा में आपका नॉइस परफॉर्मेंस इतना अच्छा है कि आपको अगर ISO 6400 तक भी आप काम करते हैं। मेरे पास इनफैक्ट ISO 10000 वाला इमेज भी है। अब कोई फ़र्क नहीं, मतलब ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होता, ज़्यादा नॉइस ये नहीं आता है, ये मतलब कंट्रोल्ड है काफ़ी। तो हाँ जी। तो लेंस सेंसर मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा दीपक जी, सेंसर दोनों में सेम ही रहता है। तो DSLR और मिररलेस दोनों में मतलब सेम ही अगर रिस्क है तो है। खाली ये है कि जो मिररलेस कैमरा है उसके में मिरर बॉक्स नहीं होता है, या मिरर जो सिस्टम होती है वो नहीं होता है। तो व्हेन यू आर ओपन योर लेंस, तो जो सेंसर है वो डायरेक्टली एक्सपोज हो जाता है, जबकि मिररलेस में ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप नाइट फोटोग्राफी करते हैं या दिन में भी फोटोग्राफी करते हैं तो ध्यान रखिए कि उसमें सीधी लाइटें ना जाए, खास करके लेजर लाइट। और वो नहीं आप, रहे, हाँ जी, बॉडी वो बॉडी नहीं रहे। हाँ जी, वो आपके जो सेंसर को डैमेज कर सकती हैं। अ, तो ये इसके बारे में है। दिनेश जी पूछ रहे हैं कि आपके जो ज्यादातर लैंडस्केप देखे उन्होंने, उसमें एक ब्राउन सा टिंट दिखता है फोरग्राउंड में और मिड ग्राउंड में। तो इज देयर योर प्रोसेसिंग टेक्निक और नेचुरल नहीं इफेक्ट, या कैसे आता है वो सब? नहीं, ऐसा नहीं है कि एक्चुअली क्या है, क्योंकि यो स्पीति एकदम ड्राई लैंड है, और वहाँ पे जो लैंड उस टाइम पे मेरे को मिला था वो एकदम, मतलब एक तो ड्राई है और उसमें कोई वेजिटेशन नहीं है, तो एकदम जो कलर है ना वो रॉ कलर है, साथ में एकदम एक्सट्रीम ब्लू कलर मेरे को स्काई के में मिलता है, तो इसीलिए शायद वो उतना सिग्निफिकेंटली आपको लगता है। बट ऐसा कुछ मतलब और हो सकता है, देखिए हम सोनी वाला कैमरा यूज़ करते हैं, अगर आप दूसरा निकॉन या फिर कैनन या फिर फूजी यूज़ कर रहे हैं तो उसका कलर साइन सोनी से थोड़ा अलग होता है, तो वो भी एक होता है आउटपुट का रीज़न। ऑलमोस्ट हमने सारे सवाल ले लिए हैं। अगर आप और कुछ पूछना हाँ, चाहते हैं, अगर गलती से हमने आपका सवाल छोड़ दिया है तो आप कृपया वापस यहाँ लिख दीजिए, तो मैं वो लेने की कोशिश करूंगा। तो सभी को एडवांस में वापस मैं एक बार फोटोग्राफी डे की बधाई देना चाहूंगा। तो आप क्लिक करते रहिए और फोटोग्राफी में आप नया नया सीखते रहेंगे, ऐसी आशा के साथ मैं आपको वापस एक बार हैप्पी वर्ल्ड फोटोग्राफिक डे कहना चाहता हूँ। हाँ, हैप्पी फोटोग्राफिक डे टू एवरीवन। तो इसके बाद हम लोग क्या ईस्टर्न हिमालय वाला ट्रिप को लेकर डिस्कस करें? हाँ जी, मतलब अभी अभी भी आपके पास कोई फोटोग्राफ्स है? हाँ है, अभी भी है। क्या हम लोग हाँ का जी, टाइम चला गया? हाँ, हम टाइम हमारे है? पास 5-7 मिनट हैं और, अच्छा अगर आप चाहे तो। अच्छा, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको मेरा जो नॉर्थ सिक्किम का जो ट्रिप है, नॉर्थ सिक्किम मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, जो कि नॉर्थ सिक्किम इस लैंडस्केप मोर लाइक लद्दाख या स्पीति जैसा है, मतलब बहुत ही खूबसूरत जगह है, और उसमें वो भी बोला जाता है कि माउंटेन डिज़र्ट। तो हम ये नॉर्थ सिक्किम ज़्यादा आदमी लोग एक्सप्लोर किया नहीं होगा, तो हम सबके लिए थोड़ा सा ब्रीफली उन लोग को दिखाना चाहते हैं। तो हाँ जी, ये मैं सांदाकाफू वाला जो है वो सिंगलीला नेशनल पार्क वाला हम स्किप करते हैं। यहाँ से सिंगलीला नेशनल पार्क में एक ये है कि ब्यूटी है कि यहाँ से कांचनजंगा और एवरेस्ट दोनों दिखता है।
तो जैसे ये वाला कांचनजंगा बहुत क्लोजअप है, और यहाँ से आपको हिमालय दिख रहा है। ये वाला जो है एवरेस्ट जो है ना, ये माकालू है, एवरेस्ट है, ये सारा पूरा दिखता है। ठीक है, ये सिंगलीला नेशनल पार्क से है, जो कि इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में है एकदम बिल्कुल, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के पास है। तो यहाँ पे मैं एस्ट्रोफोटोग्राफी वाला किया था। एक्चुअली अभी टाइम शॉर्ट हो गया बोल के नहीं बोल पा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत कीजिए आप, मतलब दिखाइए, कोई बात नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। लेकिन अभी 10:30 बजने को आए, तो आप थोड़ा जल्दी दिखाएंगे तो हमें लगा कि मतलब आपने पहले लैंडस्केप लिया और उसके बाद एस्ट्रो लिया, हाँ तो हाँ हाँ, हमने वो है सोचा कि बेसिकली। आपने वो खत्म कर दिया। नहीं नहीं, वो स्पीति वाला ट्रिप का था। तो ये सिंगलीला नेशनल पार्क में मैं गया था नवंबर में, तो 2020 में। तो यहाँ पे भी मैं एस्ट्रो फोटोग्राफी किया था। एक्चुअली नवंबर में आपका लास्ट आता है मिल्की वे सीजन इंडिया में, उसके बाद नहीं मिलता है मिल्की वे, फिर मार्च में आएगा, फेब्रुआरी से चालू होता है। तो ये सिंगलीला नेशनल पार्क में कांचनजंगा का डिफरेंट एंगल से आपको व्यू आता है बेसिकली। तो यहाँ पे एक एक करके आप, ये हम ऊपर जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो ये टोंगलू है, टोंगलू से उसके ऊपर है टुमलिंग आता है, टुमलिंग से ऊपर सांदाकाफू आता है। सांदाकाफू जैसे काफ़ी फेमस जगह है, और यहाँ पे एकोमोडेशन वगैरह अच्छा है। तो यहाँ पे बहुत सारा लोग फैमिली लेकर भी ट्रिप के लिए आता है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ सांदाकाफू से आगे होता है और एक लोकेशन फालूट करके होता है। तो फालूट और सांदाकाफू के बीच में हम कैंपिंग किए थे बेसिकली। यहाँ पे कोई होटल वगैरह कुछ नहीं है, होम स्टे नहीं है, यहाँ पे कैंपिंग किए थे। ये लोकेशन का नाम है चांदू। तो यहाँ पे क्या है, आपका पूरा कांचनजंगा रेंज से लेकर पूरा एवरेस्ट रेंज तक दिखता है, और साथ में पूरा माउंटेन लेयर है। और बेसिकली अभी ये फ़ोटो नेपाल से, मतलब नेपाल बॉर्डर में हम लोग ऑलरेडी है, नेपाल के साइड में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एक्चुअली एवरेस्ट वाला साइड है, और आगे कांचनजंगा वाला साइड है। तो यहाँ पे सेम ये लैंड एस्ट्रो फोटोग्राफी किए थे। और नवंबर में क्या होता है, सनसेट के तुरंत बाद मिल्की वे दिखता है। जैसे मार्च में हम बता रहे थे स्पीति में, मार्च में मेरे को सुबह 3 बजे से काम करना पड़ रहा था, यहाँ पे सनसेट के इमीडिएटली बाद से मिलता था। और ये फोटोग्राफी पर्टिकुलरली मैं चांदू से लिया था। आप इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पे कांचनजंगा पूरा दिखता है, और ये जो पोलारिस है, पोलारिस कांचनजंगा के ऊपर आता है। तो ये स्टार ट्रेल कांचनजंगा के लेकर, मतलब इट्स ए अमेजिंग फीलिंग है, बहुत ही बढ़िया लगता है। और यहाँ पे काफ़ी सारा एस्ट्रो, जगह जगह पे हम एस्ट्रो फोटोग्राफी किए थे। सेम ये भी एक है स्टार ट्रेल, जहाँ पे ये लीडिंग लाइन जा रहा है मेरे को कांचनजंगा की तरफ। ये टुमलिंग जो हम दिखाए थे, टुमलिंग वाला है, जहाँ पे मिल्की वे आता है और ये पूरा व्यू आता है। और ये पर्टिकुलरली स्टार ट्रेल हम टुमलिंग से लिए थे। यहाँ पे राइट साइड में जो लाइट दिख रहा है वो दार्जिलिंग है बेसिकली, और उसके पीछे कांचनजंगा है, तार उसके ऊपर मेरा पोलारिस वाला है जहाँ पे स्टार ट्रेल है। ये भी वाइड एंगल पे लिया था मैं। फिर ये कुछ वर्टिकल मिल्की वे इमेज है। ये स्टार ट्रेल मैं सनसेट के तुरंत बाद से चालू किया था, ब्लू आवर से। तो एक्चुअली कांचनजंगा होना चाहिए था यहाँ पे, जो कि क्लाउड के पीछे आ गया यहाँ पे। और मेरा एक्चुअली टारगेट था, ये रोड जो है कार्व्ड रोड है जो, उसको लेकर मेरे को कांचनजंगा लेकर मेरे को एक उसको फोरग्राउंड करके कांचनजंगा को बैकग्राउंड रख कर उसको एक फ़ोटो लेना। तो ये मैं ट्राई किया था। हाँ, ये वाला हम जो बोल रहे थे, ये नॉर्थ सिक्किम है। नॉर्थ सिक्किम इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल प्लेस। तो बेसिकली ये एक पैनोरामा है। मेरे को ये एक्चुअली 9 इमेज को जोड़ना पड़ा था, 9 इमेज 24 mm पे। तो ये आपका जब आप ये आपका एक्चुअली नॉर्थ सिक्किम में 2 लोकेशन है जहाँ पे आदमी लोग ज़्यादातर रहता है, लाचुंग या लाचेन में। तो ये लाचेन के तरफ से आप जब गुरुदोम्बर के तरफ जा रहे हैं, गुरुदोम्बर लेक जो कि 5000 मीटर के ऊपर है, 5100 मीटर के आसपास, वहाँ वहाँ पे जाने के टाइम पे ये रास्ते में आता है ऐसा लैंडस्केप। तो ये मतलब ये जो पहाड़ है, ये एक्चुअली आपका सबसे बड़ा पहाड़ है। ये आपका नॉर्थ सिक्किम का, ये एक्चुअली वो जो है वो चाइना की तरफ आ जाता है पूरा। फिर सिमिलरली और एक पैनोरामा किया था उसी पहाड़ को लेकर। ये जो है ये एक्चुअली ग्लेशियल रिवर है,
ये पूरा ग्लेशियर जब पिघलता है, पिघल के ये पानी यहाँ से बहता है, वो एक्चुअली कलर काफ़ी अच्छा लग रहा था मेरे को। तो ये एक व्यू है। फिर ये आप जैसे लगेगा कि ये बेसिकली लद्दाख जैसा फीलिंग आपको देता है पूरा, कि एकदम पूरा टेरेन है, कुछ भी नहीं है, कोई पेड़ पौधा नहीं है, कुछ नहीं है, कोई वेजिटेशन नहीं है, एब्सोल्युटली रिच एरिड लैंड। उसके ऊपर से आपको गाड़ी जा रहा है पूरा। फिर ये नॉर्थ सिक्किम का और एक पोर्शन है, यहाँ पे एक एक्चुअली बाइसन है, ये ब्लैक डॉट मेरा माउस दिख रहा है क्या? हाँ जी। हाँ, वो माउस को फॉलो करिए, वो जो पॉइंट है वो बेसिकली एक बाइसन है। तो ये मैं स्केलिंग के लिए यूज़ किया था, और ये पूरा एक मूडी इमेज है। ये भी नॉर्थ, आप जब गुलदम्बर के तरफ जा रहे हैं उसमें आता है। ये 100-400 में मैं लिया था ये लेंस में। ये भी एक आपका गुलदम्बर के जाने पे, वो पूरा एक्चुअली टेरेनिंग बहुत बढ़िया है। तो ये मैं क्विकली आपको, अभी टाइम शॉर्ट है बोल के ये कर रहा हूँ। तो नॉर्थ सिक्किम का डिफरेंट लैंडस्केप है। और ये आपका है गुरुदम्बल लेक। ये गुरुदम्बल लेक का ये है कि ये 5100 मीटर के आसपास एलिवेशन पे है। और इसमें क्या होता है, मैं इसका थोड़ा सा स्टोरी मैं बता रहा हूँ। ये बोला जाता है कि आप जितना सुबह यहाँ पे पहुँचेंगे उतना अच्छा है। 12 बजे के बाद यहाँ पे क्या होता है, एकदम विंड चालू होता है बहुत तगड़ा। तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है वहाँ पे काम करना। तो ये उस दिन क्या होता, मैं यहाँ पे काम करने के लिए करीब करीब 1 बजे पहुँचा। मैं ट्राइपॉड लेके, मतलब पहले हाथ से, जैसे मैं बोल रहा था, हाथ से मैं फ़ोटो लेना चाह रहा था। तो फिर एक विंड आया, मेरे हाथ से कैमरा गिर गया। इतना ठंड, मतलब जस्ट मेरे को लगा कि स्नो बाइट हो गया मेरा। फिर उसके बाद ट्राइपॉड से मैं ये पैनोरामा क्रिएट किया था। इसमें करीब 11 इमेज है 24 mm पे। और इसमें ह्यूमन एलिमेंट है, शायद नहीं दिख रहा है अभी इसमें, बट हाँ, ये मेरा एक बहुत बड़ा एक प्रिंट है मेरा इसका। वन ऑफ द मोस्ट प्रिस्टीन लोकेशन इन नॉर्थ सिक्किम वो भी है। सिमिलरली नॉर्थ सिक्किम का, मतलब स्केलिंग के लिए मैं गाड़ी को यूज़ किया। ये आप टेरेन देख सकते हैं कि कैसा टेरेन है। अगर कोई नॉर्थ सिक्किम नहीं गया है, से डेफिनेटली यू कम विजिट, एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। ये है लाचुंग, ये जगह। ये लाचुंग में एक्चुअली हम जब पहुँचे सनसेट के टाइम पे, और मतलब ब्यूटीफुल मूडी दैट टाइम। ये मैं हैंड हेल्ड इमेज है। शायद इसका एक्सपोजर टाइम मेरा 1/5 सेकेंड है, मैं हाथ से ही लिया था, बट स्टिल यू कैन सी इट्स वेरी स्टेबल। ये भी मतलब नॉर्थ सिक्किम, टोटली नॉर्थ सिक्किम का ही है ये मतलब मूडी टेरेन है, काफ़ी मूडी टेरेन है। और नॉर्थ सिक्किम में क्या होता है, मतलब सबसे डिफ़िकल्ट है यहाँ पे एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए, बहुत डिफ़िकल्टी है। क्योंकि एक तो ये टेरेन में लोकेशन, रहने के लिए लोकेशन बहुत कम है, और ये पूरा आर्मी डोमिनेटेड एरिया है। तो यहाँ पे अलाउ नहीं करता है रात में, ये आप कहीं पे जाएंगे ये अलाउ नहीं करता है। बट हाँ, लास्ट टाइम हम गए थे, कुछ बातचीत हुआ है। आई ट्राई नेक्स्ट टाइम यहाँ पे एस्ट्रो करने के लिए। फिर ये एस्ट्रो लैंडस्केप जो है, बेसिकली ये ईस्टर्न सिक्किम का है। ईस्टर्न सिक्किम के लिए, ईस्टर्न सिक्किम में मतलब यहाँ पे लुंगथुंग, छांगू लेक जो है, लुंगथुंग है, यहाँ ये सब लोकेशन है। तो यहाँ पे हम लोग, ये हम काम किए थे मार्च के महीने में। तो इसमें मेरे साथ और 3 मेरा दोस्त था, और ये ड्राइवर बेसिकली। तो मैं इसको कोशिश किया कि एक्चुअली इस रात में मेरे को स्नोफॉल भी मिला था, काम करते करते स्नोइंग चालू हो गया। तो ये मैं लोकेशन को आइडेंटिफाई किया दिन के टाइम पे, मैं ऑलरेडी ये लोकेट कर लिया था। ये एक छोटा सा लेक था। एक्चुअली हम लोग दिन में सोचे थे कि ये लेक तक हम पहुंचेंगे रात उतरने के लिए, बट रात में इट्स वेरी डेंजरस एक्चुअली, तो हम लोग नहीं उतर पाए। एक्चुअली अगर आप ये इमेज में देखेंगे तो लेक में देखिएगा मिल्की वे का रिफ्लेक्शन है, थोड़ा सा है, दिख रहा है मिल्की वे का कोर पोर्शन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन है थोड़ा सा। तो ये भी सेम एक मिल्की वे, ये सिंगल एक्सपोजर है, ये स्टैक किया हुआ है सेम। एक्चुअली हम कोशिश कर रहे हैं कि ये नॉर्थ स्टार को लेकर हम किए थे। ये जगह का नाम है लक्ष्मण चौक, ये ईस्ट सिक्किम में आता है। और ये करीब 2.5 घंटे का एक्सपोजर था मेरा इसमें।
तो थैंक यू, ये मेरा प्रेजेंटेशन था। और ये लास्ट इमेज जो है, हमको नहीं मालूम, हम मैं सोशल मीडिया में या फिर कहीं पे भी इस तरह का कांचनजंगा का फ्रेम कभी भी नहीं देखे हैं कि कांचनजंगा के साथ फोरग्राउंड में ये इस तरह का एक ये। जब मैं ये लोकेशन गया दिन के टाइम पे, तो आई वाज ऑलरेडी प्लानिंग कि हम सुबह इसको ट्राई करेंगे। ये ब्लू आवर में लिया गया है। आप देख सकते हैं वैली तब भी डार्क है पूरा, और कांचनजंगा को फास्ट लाइट हिट कर रहा है पूरा जस्ट। तो एनीवे, ये मेरा प्रेजेंटेशन था। और अगर कोई मेरे को कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरा इंस्टाग्राम है हीरक भाट, मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। और 500 पिक्स में अगर मेरा इमेजेस आप फुल रेजोल्यूशन के साथ देखना चाहते हैं तो वो है हीरक भट्टाचार्य जी। बहुत बढ़िया हीरक जी, बहुत मजा आया, और थैंक आशा यू। रखता हूँ व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, दिख रहा है, काफ़ी सारा कमेंट है। हाँ जी। Thank you all of you. It's so nice to see you enjoyed my works. And if you need any help to visit Sikkim or to going to Spiti, if you want some contact anywhere, anytime, you can feel free to contact me. हाँ जी।